Is screen is visible to everyone? Yes, sir. Okay, thank you. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 3 की जो क्लासेस है वो स्टार्ट करने वाला हूँ। एंड सबसे पहले जो हम लोग जिस कोर पेपर के बारे में बात करेंगे उसका नाम है एडवांस एमएमई। आप एमएमई के पहले ही दो लेवल ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हो, जिसमें कि एक लेवल था आपका इंट्रोडक्टरी एमएमई, जिसके अंदर में आपने फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के बारे में पढ़ा था, जिसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी थी, जैसे कि इनइक्वालिटी का कंसेप्ट पढ़ा था आपने, लॉजिक का कंसेप्ट पढ़ा था आपने, फंक्शन का कंसेप्ट आपने पढ़ा था। इसके बाद उसी में आपने कुछ एप्लीकेशन पढ़ा था, जैसे कि एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम पढ़ा था। फिर इसके बाद आप सेमेस्टर 2 में इंट्रोडक्टरी से इंटरमीडिएट लेवल पर आए थे। इंटरमीडिएट लेवल पे आपने फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल के बारे में पढ़ा, एज वेल एज लीनियर अलजेब्रा का कंसेप्ट सीखा। अब आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लेवल पे आ रहे हो, दैट इज एडवांस्ड एमएमई। और यहाँ पे आप क्या करोगे, कुछ डिफरेंट चीजें पढ़ोगे, जिसमें कि कुछ चीजें ऐसा है जो कि आप पहले से आपको पता है, मतलब पहले से आपने उसका नाम सुना है, पहले से आपने थोड़ा मोड़ा उसमें डील किया है। और कुछ चीजें ऐसी है जो कि बिल्कुल नया है, जो कि आपको पहली बार देखने को मिलेगा। और उसको भी मैं थोड़ा सा लेकिन आपके एकेडमिक लेवल से रिलेट करके चलूंगा। मतलब नया है जिसका मतलब ये नहीं कि बीच में वो पैदा हो गया है, वो पहले से किसी न किसी टॉपिक से रिलेट करके आया हुआ है। तो वो कौन सा टॉपिक है जो आपने एकेडमिक लेवल पे पढ़ा और उससे वो कैसे रिलेट कर रहा है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस पेपर का थोड़ा सा अगर मैं सिलेबस के बारे में आपको बताऊं तो बहुत छोटा सिलेबस है, मतलब कहने का मतलब छोटा इन द सेंस कि जो दिख रहा है आपको, मतलब एक ही सिंगल सा पेज में आया हुआ है। बाकी ये लेक्चर आवर के करस्पॉन्ड में देखा जाए तो बहुत बड़ा है। ध्यान से देखो मैं कैसे बता रहा हूँ। आपका जो सिलेबस है वो तीन डिफरेंट यूनिट के अंदर में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। एक तो यूनिट नंबर 1 है, जिसमें कि आपको क्या पढ़ना है, मल्टी वेरिएट ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, मल्टी वेरिएट ऑप्टिमाइजेशन आप सेमेस्टर 2 में भी पढ़कर आए हो, लेकिन इस ऑप्टिमाइजेशन में एक कंस्ट्रेंट ऐड हो चुका है, आपने सेमेस्टर 2 में कंस्ट्रेंट नहीं पढ़ा था। तो सेम जो आपने सेमेस्टर 2 के अंदर में यूनिट नंबर 3 में मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन पढ़ा था, वही कंसेप्ट ये है, बट साथ में क्या जुड़ गया है, विथ कॉन्स्ट्रेंट। अच्छा, ये आपके हैमंड का ओनली एक चैप्टर से आपको पढ़ना है, दैट इज चैप्टर नंबर 18। लेकिन उस एक चैप्टर को पढ़ने के लिए आपके जो बेसिकली जिन्होंने भी सिलेबस को डिजाइन किया है, उन्होंने बोला कि 19 आवर्स का, मतलब 19 घंटा का जो है क्लास होगा। तो आप सोच लो कि 19 घंटा मतलब 20 घंटा का क्लास, मतलब 20 दिन के क्लास में कोई एक चैप्टर करा रहा है, तो इस मीन्स कि उस चैप्टर में पक्का कुछ ना कुछ दम तो है, ठीक है। सो इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, इसमें हम लोग फंक्शन को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करेंगे, जो ऑलरेडी करके आ चुके हैं हम लोग। लेकिन बात यह है कि अब आपके पास एक सिंगल फंक्शन नहीं होगा, उस फंक्शन को लेकर एक कंस्ट्रेंट होगा। कंस्ट्रेंट इन द सेंस कि आप जब भी किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज मिनिमाइज इससे पहले करते थे, तो आप बस एक सिंगल इक्वेशन को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करते थे। वो सिंगल इक्वेशन किसी एक वेरिएबल पे डिपेंड करता था सेमेस्टर 1 के अंदर में, सेमेस्टर 2 के अंदर में एक से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करता था। लेकिन यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंगल इक्वेशन को मैक्सिमाइज ना करते हुए उस सिंगल इक्वेशन के साथ एक कंस्ट्रेंट गिवन होगा, और उस कंस्ट्रेंट को भी आप माइंड में लेकर चलोगे, उसके बाद मैक्सिमाइज करोगे। तो कंसेप्ट यहाँ पे भी मैक्सिमा मिनिमा का ही है, बट विथ कंस्ट्रेंट। और बहुत कुछ इसमें आपके पास नहीं है। मतलब पहले जो ये टॉपिक था ना, मतलब ये जो यूनिट नंबर 1 था, मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन विथ कंस्ट्रेंट, ये इतना सिंपल टॉपिक था कि एक क्लास में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता था। बट अब जो चीजें ऐड हुई है आपके सिलेबस में, तो अब इसके लिए कम से कम मैं बोल रहा हूँ तो 12 से 13 क्लासेस लगेंगे, सो डैट कि आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ सको। अब आते हैं हम लोग सेकेंड यूनिट के अंदर में, जो कि आपने एकेडमिक लेवल पर पढ़ा है, दैट इज यूनिट नंबर 2, और जो क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मतलब एलपीपी, जो क्लास 12 में आप पढ़ते थे। तो क्लास 12 में आपके पास नॉर्मल इक्वेशन होता था, उस नॉर्मल इक्वेशन का आप डायग्रामेटिकली ड्रॉ करते थे और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते थे। एक तरीके से वो भी मैक्सिमा मिनिमा का ही कंसेप्ट होता था, बट वहां पे आप डायग्राम का हेल्प लेते थे, कॉर्नर पॉइंट वगैरह निकालते थे, और उनमें से जो भी आपके पास पेयर आता था, उस पेयर को चेक करते थे कि कौन सा पेयर आपको मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, कौन सा पेयर मिनिमम वैल्यू दे रहा है। यहाँ पे उसी लीनियर प्रोग्रामिंग को थोड़ा और एडवांस लेवल में पढ़ाया गया है, जहाँ पे आपको प्राइमर, डुअल और कंप्लीमेंट्री सिलेक्टनेस, मतलब प्राइमर डुअल का कंसेप्ट बेसिकली ये है कि कैसे हम लोग किसी एक ही पर्टिकुलर फंक्शन को या एक ही पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कहने का मतलब ये है कि अगर मान लेते कोई एक प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम का सीधा सॉल्यूशन निकल जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। मेरे को इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, बट जब मैं इसको सीधा सॉल्व करूंगा तो मेरे को आंसर नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले इस प्रॉब्लम को ही उल्टा कर दूंगा।
और उल्टा करने के बाद फिर सॉल्व करूंगा। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा, जो कि आपके लिए नया होगा। मतलब बेसिक लीनियर प्रोग्रामिंग तो आप पहले से जानते हो, बट उसी के अंदर में जो प्राइमल, डुअल, कम्प्लीमेंट्री सिलेक्टनेस और सब जो कंडीशन है, जैसे कि बेसिकली यहाँ पे देख लो आप, डुअलिटी कंडीशन, मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन, ग्राफिक्स, अच्छा ये आपने पढ़ा है। इंट्रोडक्शन एंड ग्राफिक सॉल्यूशन, ये चीजें आपने पढ़ी है बस। बाकी ये जो आगे जितना भी पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये सब आप एक्स्ट्रा नया पढ़ोगे। अच्छा, ये जो शुरुआत में आपने पढ़ा है क्लास ट्वेल्थ में, ये भी आपने बस सिंपल इक्वेशन में पढ़ा है। यहाँ पे आपको थोड़ा अलग से तरीके मतलब अच्छा चीज देखने को मिलेगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तीसरे यूनिट के अंदर में आपके पास जो तीसरा यूनिट है, इसमें भी आपको जो भी टॉपिक दिख रहा होगा, जैसे पहला टॉपिक आपको दिख रहा होगा इंटीग्रेशन, ये पहले से आपको पता है, मतलब आप पहले से इस टॉपिक से भली भांति परिचित हो। इसके बाद दिख रहा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टॉपिक का भी नाम आपने पहले सुना है। और इसके बाद दिख रहा होगा आपको डिफरेंस इक्वेशन, इसका नाम आपने सुना भी होगा, या सुना होगा तो आपने इग्नोर भी कर दिया होगा। नॉर्मली हम लोग क्लास ट्वेल्थ में इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन इस पे ज्यादा फोकस करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन सा इंटीग्रेशन आपको सीखना है। जब मैं टफनेस की बात करूं, तो क्लास ट्वेल्थ में जितना इंटीग्रेशन टफ था, यहाँ पे भी उतना ही टफ है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि यहाँ पे बहुत ज्यादा टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना टफनेस क्लास ट्वेल्थ में था, उतना ही टफनेस यहाँ पे है। लेकिन जो आपने क्लास ट्वेल्थ में पढ़ा था, वो यहाँ पे नहीं है। कहने का मतलब ये है, क्लास ट्वेल्थ में जो इंटीग्रेशन को टफ बनाता था, वो कौन बनाता था? ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपको थोड़ा सा पता हो तो इंटीग्रेशन के जो अलजेब्रिक इक्वेशंस होते थे, वो आराम से सॉल्व होता था। बट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेटेड क्वेश्चंस होते थे, उसमें थोड़ा दिमाग लगता था, उसमें थोड़ा बच्चा फंसता था। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि ट्रिग्नोमेट्री वाला कंसेप्ट ज्यादा नहीं है आपके सिलेबस में, ओनली अलजेब्रिक इक्वेशन गिवन है। कहने का मतलब ये है कि इंटीग्रेशन में 99% आप अलजेब्रिक फंक्शन से डील करोगे। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, साइन, कॉस्ट एंड ये सब आने की मतलब ज्यादा यूज नहीं किया गया है। लेकिन अलजेब्रिक के अंदर में जो है, आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन नहीं पढ़ना, इंटीग्रेशन के ऊपर में जो एप्लीकेशन है वो पढ़ना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, तो आपने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा सेमेस्टर वन में, मैथमेटिक्स और फाइनेंस का, प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू का, फ्यूचर डिस्काउंटेड वैल्यू का। तो उन्हीं कंसेप्ट को इंटीग्रेशन में ऐड करके हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो एक तो कंसेप्ट है इंटीग्रेशन, लेकिन ये क्लास ट्वेल्व से नहीं मिलता है। क्लास ट्वेल्व से नॉर्मली आपको अलजेब्रिक जो इंटीग्रेशन आप सॉल्व करते थे, बस बेसिक आना चाहिए, बाकी हर चीज आपको नया सीखने को मिलेगा। दूसरा आते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास ट्वेल्थ में पढ़कर आप आए हो, लेकिन उस फर्स्ट ऑर्डर का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो आप नहीं कराए करके आए हो। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ना है, उसका ग्राफिकल भी पढ़ना है, साथ साथ में सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ना है, जो कि बहुत अच्छा पेपर है, मतलब बहुत अच्छा सिलेबस है। ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, तो आपको 10% पहले से आता है, बाकी 90% आपको पहले से पढ़ना है, मतलब नया पढ़ना है बेसिकली। जब मैं बात करता हूँ डिफरेंस इक्वेशन, तो टू बी ऑनेस्ट आपको ज्यादा कुछ नहीं आता डिफरेंस इक्वेशन में। बस बेसिक चीजें आपको आती है। नॉर्मल डेरिवेटिव जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तो जब क्लास 11 12 से मैं रिलेट करूंगा, तो आपको लगेगा कि शुरुआत में कुछ चीजें बस आपको आता है, बाकी उसको रिलेट करने के बाद जब मैं आपके सिलेबस पे आऊंगा, तो वो बिल्कुल नया है, क्योंकि डिफरेंस इक्वेशन को ज्यादा वास्ट तरीके से आपके क्लास ट्वेल्थ में गिवन नहीं था। तो डिफरेंस इक्वेशन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा का पूरा आपके लिए नया ही है। और ये तीनों टॉपिक को मिलाकर आपके 20 आवर का लेक्चर है, जिसके लिए हमें आपके हेमंड का कौन कौन से चैप्टर को फॉलो करना है। तो चैप्टर नंबर 10, जिसके अंदर में आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे। चैप्टर नंबर 20, जिसके अंदर में आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे। चैप्टर नंबर 21, जिसके अंदर में आप डिफरेंस इक्वेशन पढ़ोगे। अच्छा, एलपीपी के लिए हमें कौन सा चैप्टर को फॉलो करना है? दैट इज चैप्टर नंबर 19। तो देखा जाए तो पूरा सेमेस्टर 3 के अंदर में एडवांस एमएमई को लेकर हमें एक तो चैप्टर नंबर 18 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 19 पढ़ना है। उसके बाद आपको तीसरी यूनिट के लिए 3 चैप्टर पढ़ने हैं, तो टोटल 5 चैप्टर पढ़ने हैं। और 5 चैप्टर्स में आपके जो एडवांस एमएमई का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। बट नाम से 5 चैप्टर है। अगर मैं सिलेबस के लेक्चर्स के आवर की बात करूं, तो ये ऑलमोस्ट 50 आवर्स के लेक्चर्स होंगे। 50 घंटा आप जब पढ़ोगे अच्छे तरीके से, तब आपका बस कंसेप्ट कंसेप्ट क्लियर हो। सिलेबस को लेकर, सिलेबस के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर कोई डाउट हो, तो आप लोग हैंड रेज करके पूछ सकते हो, एनीवन। कोई डाउट है? आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए। सिलेबस में क्या जो लिखा हुआ मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसमें तो क्या डाउट ही होगा। बाकी जब पढ़ेंगे हम लोग कंसेप्ट, उसमें डाउट होना चाहिए। ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं। अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं, तो देखा जाए तो तीनों के तीनों डिफरेंट यूनिट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेम वेटेज रखते हैं, मतलब सेम इन द सेंस की सेम इंपॉर्टेंट रखते हैं। लेकिन आपका यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 3, इससे आपको ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे पेपर में।
और यूनिट नंबर 2 के आपको कम मार्क्स मिलेंगे क्वेश्चन के पेपर में। अच्छा, थोड़ा अगर मैं रफली बताऊं तो आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से आपको 30 मार्क्स के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, यहाँ से आपको 40 मार्क्स के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, और यहाँ से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ये ऊपर नीचे होता है, मतलब पिछले 2 साल में ये फिक्स्ड नहीं है। कभी हो जाता है कि ये थोड़ा कम हो जाए तो ये बढ़ जाता है, या ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा, या फिर ये बढ़ जाएगा, तो थोड़ा ऊपर नीचे होगा, बट ऑन एन एवरेज आप ऐसा लेके चल सकते हो कि पहला यूनिट आपको 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सेकेंड यूनिट से 20 नंबर का, एंड थर्ड यूनिट से 14 नंबर का। बाकी सिलेबस का पैटर्न सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 में जैसा था, मतलब आपके एग्जाम का पैटर्न, जैसे कि आप 90 नंबर का फाइनल पेपर देते थे एंड 70 नंबर का, 70 नंबर का आपका इंटरनल होता था, मतलब कॉलेज में होता था। सेम पैटर्न इस भी पेपर के लिए सेमेस्टर थर्ड में भी रहेगा। ये समझ में आ गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मैंने बताया? इसमें किसी को डाउट? एनीवन? नो। चल, किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग हैंड रेज करके पूछ सकते हो, ठीक है? यस, एक हमारे पास डाउट आया है। बिल्कुल नहीं दिवांश, ये जो क्लासेस है वो पेड है। ओनली फर्स्ट क्लास ऑफ ईच पेपर ओपन है सभी के लिए, बाकी जो क्लासेस होंगी वो पेड है। ओके। सो अब जैसे कि ये समझ में आ गया कि हमें पढ़ना क्या है और उसके बाद हमारे सिलेबस का क्या पार्ट है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब हम लोग इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग आपके कॉलेज ओपन होने से पहले स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो आपका ये समर वेकेशन है जिसमें मैं क्लास ले रहा हूँ, तो मेरा टारगेट होगा कि जो ये आपका यूनिट नंबर 1 है, ये वाला पार्ट है, इसको मैं कंप्लीट करा दूं आपके इस समर वेकेशन के अंदर में। क्योंकि जब भी आपका कॉलेज ओपन होगा तो आपका इस पहले यूनिट से ही स्टार्ट होगा, मतलब लगभग कॉलेज में पहले यूनिट से स्टार्ट होगा। कोई कोई ऐसे कॉलेज होते हैं जो कि अलग तरीके से स्टार्ट करते हैं, मतलब यूनिट नंबर 2 पहले स्टार्ट कर दे, या यूनिट नंबर 3 पहले स्टार्ट कर दे, तो वो अलग वाली बात है। लेकिन नॉर्मली हर एक कॉलेज में आपका यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट होगा। और सिंस आप समर वेकेशन में पहले से यूनिट नंबर 1 पढ़कर बैठे होंगे, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। आराम से आप पहले यूनिट का जो भी इंटरनल वाले क्वेश्चंस होंगे उसको आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जब तक आपके कॉलेज में यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होगा, उस तब तक में हम लोग, जब कॉलेज आपका ओपन होगा तब तक में हम लोग यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट कर लेंगे। और जैसे जैसे फिर आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा। मेरा पूरा का पूरा जो एस्टिमेशन है, ये मैं पूरा का पूरा सिलेबस आपको आपके मिड टर्म ब्रेक से पहले कंप्लीट कराऊंगा। नेक्स्ट सिलेबस किस तरीके से चलेगा और कैसे कंप्लीट कराऊंगा, इसमें किसी कोई डाउट? एनीवन? चल, कोई डाउट नहीं है, मैं थोड़ा अगर फास्ट बोलूं, अगर किसी को लगे कि समझ नहीं आ रहा तो मेरे को प्लीज बोल दीजिएगा। ओके, ये समझ में अगर आप लोगों को आ गया, तो अब हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे? जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम लोग यूनिट नंबर 1 को पहले स्टार्ट करेंगे। और सच बताऊं तो सबसे टेक्निकल और सबसे टफेस्ट पार्ट आपका यूनिट नंबर 1 ही है। बाकी यूनिट आपका मैनेजेबल होगा, मतलब बाकी यूनिट के कुछ टॉपिक है टफ, लेकिन उसको आप, अगर आप MME 2 को मैनेज कर चुके हो तो आप कर सकते हो। बट यूनिट नंबर 1 के अंदर में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें क्या सब ध्यान देना है आपको वो मैं अभी जस्ट बताऊंगा आपको, ध्यान से देखिए। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एडवांस MME का सबसे पहला यूनिट, दैट इज यूनिट 1। यूनिट 1। और ये टॉपिक कौन सा है? टॉपिक है कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। इसको मतलब एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। मतलब यहाँ पे भी आपको ऑप्टिमाइजेशन ही करना है, बट एक कॉन्स्ट्रेंट लगा हुआ है। तो ये आपके टॉपिक का नाम। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। मतलब समझने से पहले इस यूनिट को पढ़ने के लिए आपको किन बातों को ध्यान देना है वो समझिएगा। जब भी मैं इस यूनिट को पढ़ाऊंगा, जब आप पढ़ोगे, तो इस यूनिट के हर एक क्वेश्चंस को करने के लिए ना आइडेंटिफिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर लो कि वो किस मेथड से बनेगा। अगर ये चीज आप अच्छे से कर लेते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन का जो तरीका होगा लिखने का वो सेम होगा, मतलब हर एक क्वेश्चन में यही बोलेगा आपको कि एक फंक्शन गिवन है, एक कंस्ट्रेंट गिवन है, इसको मैक्सिमाइज करो या इसको मिनिमाइज करो। लेकिन इसी क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको अलग अलग मेथड सिखाए जाएंगे, 1 2 3 4। अच्छा, अलग अलग मेथड जो सिखाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये क्वेश्चन मेथड नंबर 3 से बनने वाला है, तो अगर 1 2 और 4 को आप यूज करते हो तो आप नहीं बना पाओगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मान लेते कोई क्वेश्चन है मैक्सिमा मिनिमा का, आपको 4 मेथड सिखाए गए थे। अब चार में से ना जो मेथड लगना था उस क्वेश्चन में उसको आप नहीं लगाकर बाकी किसी और मेथड को लगाते हो,
तो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसका चांसेस है। तो आपको आइडेंटिफाई करना कि कौन से क्वेश्चन के लिए कौन सा मेथड हम लोग यूज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बताऊंगा तो जरूर, लेकिन आपको उस चीज को अच्छे से ध्यान रखना है। अगर ये चीज आप कर लेते हो तो इसका मतलब ये है कि आप यूनिट नंबर 1 से जो है आराम से डील कर लोगे, क्योंकि यही चीज बच्चा नहीं कर पाता। और इसीलिए इस यूनिट को थोड़ा टफ माना जाता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन तो दिखता है इजी, बट वो क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो आप उसको फाइनल आंसर तक नहीं ला पाओगे, क्योंकि आपने मेथड गलत चुना है। आप सेम चीज को यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेथड से सीखोगे। और पता है मेथड कौन सा मेथड कब यूज करेंगे, उसके लिए बहुत सिली चेंजेस होते हैं क्वेश्चंस में। कितना सिली चेंजेस मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लेते क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हुआ है, 2x + 3y, मान लेते ये कोई फंक्शन दे रखा, और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में दे रखा है 5x + 4y = 20, तो इसके लिए मेथड 1 लगेगा। अब इसी =20 में अगर मान लेते हैं <<20 लगल है, तो इसके लिए मेथड 2 लगेगा। <= लगा हुआ है तो मेथड 3 लगेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो मतलब थोड़ा सा चेंजेस होता है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि मतलब <= में वो ओनली मेथड 3 से ही सॉल्व हो। ऐसा भी हो सकता है, कई सारे ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि चारों के चारों मेथड से सॉल्व हो सकते हैं। बट आपको कई सारे ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि किसी न किसी बस एक ही मेथड से सॉल्व होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? किसी को डाउट एनी मन? चलिए, आई होप अभी तक कोई डाउट नहीं आया। अब आते हैं हम लोग कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन। अब देखते हैं ये कंसेप्ट क्या है कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये करते पढ़ते क्यों हैं हम लोग। हमारे पास इकोनॉमिक्स के अंदर में कई सारे ऐसे सिनेरियो आता है, चाहे अगर आप अपने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करो, चाहे अपने आप कॉस्ट को मिनिमाइज करो, चाहे अपना आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो, तो आप किसी पर्टिकुलर इक्वेशन पे नहीं रह सकते हो। कहने का मतलब ये कि मैं सिंपल अगर एग्जांपल लूं, तो मान लेते हैं यूटिलिटी की मैं बात करता हूँ। मान लेते हैं आप में से मैंने किसी एक स्टूडेंट को पिक किया, और मैंने बोला कि बताओ आपका सबसे फेवरेट चीज क्या है। तो आपने लेटर सपोज दो नाम लिए, एक नाम लिया आप क्या, लेटर सपोज पेप्सी, और एक आपने नाम लिया लेटर सपोज बर्गर। चलो, ये दो आपने नाम लिया, ठीक है। अब मैं ये बोलता हूँ कि बताओ, अगर आप ये पेप्सी एंड बर्गर को कंज्यूम करते हो तो इससे आपका यूटिलिटी बढ़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको ये बोलता हूँ कि ठीक है, आप ना एक रेस्टोरेंट में जाओ या फिर एक मॉल में जाओ, जहां पे भी ये मिल रहा है, आप पेप्सी एंड बर्गर को क्या करो, कंज्यूम करो, सो डैट कि आपकी यूटिलिटी क्या हो, मैक्सिमाइज हो। लेट अस सपोज कि यहाँ पे ना मतलब ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा कंज्यूम, चलो इसको ना थोड़ा और सिंपल करने के लिए मैं ऐसा रख लेता हूँ, क्लोथ्स एंड शू। क्योंकि पेप्सी बर्गर में ऐसा होता है ना कि जब हम लोग एक लिमिट तक ही कंज्यूम कर सकते हैं, फिर पेट वेट भर जाएगा तो फिर कंज्यूम नहीं करेंगे। मान लेते हैं क्लोथ एंड शू, आपको मैंने एक मॉल में डाल दिया और मैंने बोला कि जाओ, आपको ना क्लोथ एंड शू से ना आपकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज होती है। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप क्लोथ एंड शू को लो, बट जिससे कि आपका यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो। तो अगर मैं बस इतना बोल के आपको मॉल में छोड़ देता हूँ, तो आप चाहो तो आप अपनी मर्जी से पूरे मॉल को परचेज कर लोगे, और यू कैन से पूरे मॉल के कपड़े एंड शू को ले लोगे, तब भी आपका यूटिलिटी मैक्सिमाइज नहीं होगा। क्योंकि अगर मेरे को क्लोथ एंड शू से मेरी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो रही है, तो जितना मेरे को मिलेगा मैं उतना लेना चाहूंगा, और मेरी यूटिलिटी जो है वो बढ़ती रहेगी, और मैं मैक्सिमाइजेशन पे नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन अगर ऐसा ही सिनेरियो रहता है, तो आप कभी भी ऑप्टिमल पॉइंट पे तो पहुंच ही नहीं पाए। लेकिन क्या मैं, ये जो सिनेरियो था, जो मैंने आपको बोला कि मॉल के अंदर में जाओ और जितना क्लोथ एंड जितना शू लेना है उतना ले लो, क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है? क्या मैं किसी भी मॉल में जाऊंगा, क्या ये पॉसिबल है कि मैं जितना शू, पेयर ऑफ शू और जितना क्लोथ है वो ले सकूं? नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मेरे को इसको लेने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखना पड़ेगा, दैट इज माई बजट। कि मेरे पास कितना पैसा है, मैं कितना अफोर्ड कर सकता हूँ। तो अब मेरे पास ये जो बजट है, तो मेरे को इसको ध्यान में लेके चलना पड़ेगा। अगर मेरे जेब में 5,000 रुपए है, तो मैं 5,000 के अकॉर्डिंग ही क्लोथ एंड शूज के कॉम्बिनेशन को क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा। अगर मेरे जेब में 10,000 रुपए है, तो मैं 10,000 के अकॉर्डिंग करूंगा। किसी के जेब में 2,000 रुपए है, तो वो 2,000 के अकॉर्डिंग करेगा, और किसी के पास 1 लाख रुपए है तो वो 1 लाख के अकॉर्डिंग करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैं अपने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए ना एक कंस्ट्रेंट भी है जिसको कि मेरे को ध्यान में लेकर चलना पड़ेगा। अगर मैं इस कंस्ट्रेंट को भूल जाऊं, तो मैं तो जितना मैं उतना क्लोथ एंड शू ले सकता हूँ, बट ऐसा पॉसिबल तो है नहीं रियल लाइफ में। अगर मैं रियल लाइफ चैनल की बात करूंगा, जब आगे चल के आप मॉडल बनाओगे, तो मॉडल में ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। आपके पास हमेशा कोई ना कोई कंस्ट्रेंट होगा।
तो उस कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखना पड़ेगा, और उस कंस्ट्रेंट को ध्यान में रख के मैं कितना क्लोथ एंड मैं कितना सू लूं सो दैट कि मेरी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज मैं कर पाऊं। यही कंसेप्ट है कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन का। कंसेप्ट समझ में आया सभी को? यस सर। पक्का? किसी को कोई डाउट कि क्यों पढ़ रहे हैं ये टॉपिक? सिमिलरली जब मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज करूंगा या कॉस्ट मिनिमाइज करूंगा, तो उस टाइम पे हमारे पास कोई ना कोई कंस्ट्रेंट होगा। जैसे मैं बोलते हैं कॉस्ट मिनिमाइज करूंगा, तो मेरे को ध्यान देना पड़ेगा कि मैं कॉस्ट उतना ही मिनिमाइज कर सकता हूँ सो डेट कि मेरे रिसोर्सेस में, मेरे आउटपुट में कोई कमी ना आए। तो हर एक फंक्शन के मैक्सिमा मिनिमा के क्रॉसपॉन्ड में उस फंक्शन का एक कंस्ट्रेंट हमारे पास होता है, और उसी कंस्ट्रेंट को लेकर हमें चलना होता है। समझ में आया सभी को? एनीवन, किसी को डाउट? चलिए, अगर यहां तक कोई डाउट नहीं है तो अब मैं, देखो मेरा पढ़ाने का हर एक टॉपिक, मतलब जिस जिस टॉपिक पे मैं आपके एकेडमिक लेवल को रिलेट कर सकता हूँ तो मैं करूंगा। जैसे कि सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में भी मैंने किया था। अभी भी मतलब जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, अगर उस टॉपिक का रिलेशन आपके एकेडमिक लेवल पे था तो मैं पहले वहां से रिलेट करूंगा। जैसे कि ये टॉपिक आपने क्लास 12 में भी पढ़ा है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। कैसे, मैं समझाता हूँ, देखो। सो आपने जब क्लास 12 में आप रहते थे, तो आपके पास एक फंक्शन आता था मैक्सिमा मिनिमा करने के लिए। जैसे लेटर सपोज आपको बोला जाता था कि एक इक्वेशन है, z इज इक्वल टू 2x प्लस में 3y, और एक सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट गिवन है, दैट इज 2x प्लस में y इज इक्वल टू 5, और बोलता था आपको मैक्सिमा निकालो या मिनिमा करो। तो आप क्या करते थे क्लास 12 के अंदर में, थोड़ा आपको याद हो, तो आप सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट से y की वैल्यू निकाल लेते थे, दैट इज 5 माइनस में 2x। और जो भी ये सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में आपने y की वैल्यू निकाला है, इसको आप पुट करते थे अपने ओरिजिनल फंक्शन में। जैसे ही आपने ओरिजिनल फंक्शन में पुट किया, तो अब ये z इज इक्वल टू 2x प्लस में 3, और y के प्लेस में इन टर्म्स ऑफ x आप पुट करते थे। और अब ये फंक्शन आपका f ऑफ x एक सिंगल वेरिएबल में आ गया है। और अब सिंगल वेरिएबल को कैसे मैक्सिमा मिनिमा करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के हेल्प से एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के हेल्प से, वो ऑलरेडी आपको पता है। तो इस तरीके से आप क्लास 12 में इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते थे। ये थोड़ा आप लोगों को याद आ रहा है? यस सर। एनीवन, किस कोई है ऐसा जिसको कि समझ नहीं आ रहा कि कैसे हुआ? अगर है ऐसा तो आप पूछ सकते हो, मैं रिपीट कर दूंगा। नॉर्मली हम लोगों ने क्या किया, y की वैल्यू निकाल लिया और उसको अपने ओरिजिनल फंक्शन में पुट कर दिया। अब मेरा ओरिजिनल फंक्शन जो इन टर्म्स ऑफ x में बन चुका है, मतलब एक ही वेरिएबल का। और एक वेरिएबल को कैसे मैक्सिमम मिनिमा करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, वो सब आपको पहले से आता। तो आपने क्लास 12 में भी इस चीज को किया था। लेकिन क्लास 12 में इसका क्या है था, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एक कंस्ट्रेंट था। कंस्ट्रेंट मतलब क्या, कि कुछ ही इक्वेशन में आप ऐसा काम कर सकते थे। अगर आपके पास वेरिएबल एक से दो से ज्यादा आ जाए, तीन वेरिएबल आ जाए, चार वेरिएबल आ जाए, तो फिर आप ये नहीं कर सकते थे। तो क्लास 12 में जब तक आपके पास एक्स एंड वाई के टर्म्स में वेरिएबल है, तब तक तो हो जाएगा। बट अगर एक्स वाई एंड एक और वेरिएबल डब्ल्यू आ जाए, तो फिर आप ये चीज नहीं कर पाओगे। तो वहां पे ये लिमिटेशन होती थी। तो इस लिमिटेशन को थोड़ा आपने ब्रेक किया सेमेस्टर 2 के अंदर में। देखो कैसे। अब आते हैं सेमेस्टर 2 में। सेमेस्टर 2 में आपने क्या पढ़ा? अच्छा, हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि हमारे पास ना एक फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दैट इज जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ये फंक्शन है जिसको हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिनिमा करना है, ठीक है। बोला गया कि इसमें ना एक सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है, क्या है? तो जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सम सी, मतलब एक और इक्वेशन है जो कि हमें लेकर चलना पड़ेगा। आप ऐसा समझ सकते हो, ये आपका यूटिलिटी फंक्शन है और ये आपका बजट कंस्ट्रेंट है। तो आपके पास एक फंक्शन था, यूटिलिटी फंक्शन, जो कि एक्स एंड वाई गुड्स के करस्पॉन्ड में गिवन था। और आपके पास एक बजट कंस्ट्रेंट था कि एक्स एंड वाई आप उतना लो सो डेट कि वो सी से कम हो या सी के बराबर हो। अब बोला गया आपको कि इसका मैक्सिमा मिनिमा निकालो, तो एक्स एंड वाई की ऐसी वैल्यू निकालो सो डेट कि ये जो आपका ओरिजिनल फंक्शन ये है ना, ये मैक्सिमा हो सके। तो इसके लिए सेमेस्टर 2 में आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था, दैट इज टोटल डिफरेंशियल का। ध्यान से देखिए, अगर मैं z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई का टोटल डिफरेंशियल निकालूं, तो क्या आप सभी एग्री करो, क्या मैं dz को ऐसा लिख सकता हूँ, एफ डैश ऑफ एक्स इंटू में dx प्लस में एफ डैश ऑफ वाई इंटू में dy? एवरीवन? यस सर। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। सिंस आपके सेमेस्टर 3 के एडवांस में सेमेस्टर 2 एंड सेमेस्टर 1 के भी टॉपिक का हेल्प चाहिए होगा, आपके पास जानकारी हो, तो अगर आप एडवांस सेमेस्टर, मतलब आप अगर इनरोल कराते हो यहाँ पे, तो आपको सेमेस्टर 3 के एक्सेस के साथ साथ सेमेस्टर 2 एंड सेमेस्टर 1 के भी वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के एक्सेस मिलेंगे, मतलब वीडियोज मिलेंगे।
जिसमें कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो सेमेस्टर 2 एंड सेमेस्टर 1 का यूज हो रहा है, तो उसकी भी वीडियोज आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। चलिए अब आते हैं हम लोग अगेन अपने टॉपिक के ऊपर में। तो हम लोगों ने क्या किया, जेड का टोटल डिफरेंशियल निकाला जो सेमेस्टर 2 में हम लोग पढ़कर आए थे, दैट इज डी जेड इज इक्वल टू दिस। अब ध्यान से सुनिए, सिमिलरली जब मैं इसका टोटल डिफरेंशियल निकालूंगा तो ये क्या आएगा, डीसी इज इक्वल टू जी डैश ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स प्लस में जी डैश ऑफ वाई इंटू में डी वाई। बोलिए क्लियर। यहाँ पे भी हमने टोटल डिफरेंशियल किया है। और यस। सिंस मुझे पता है कि सी एक कांस्टेंट नंबर होता है, तो सी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू जी डैश ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स प्लस में जी डैश ऑफ वाई इंटू में डी वाई। अब मैं अगर यहां से डी वाई निकालना चाहूं, तो हमारे पास जो डी वाई आएगा वो क्या आएगा, माइनस जी डैश ऑफ एक्स अपॉन में जी डैश ऑफ वाई इंटू में डी एक्स। क्लियर है यस सर। सभी को? एनीवन, किसी को डाउट एनीवन? चलिए अब ध्यान देखिए, अगर ये समझ में आ गया, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से जो मैंने डी वाई निकाला है, ये वाला डी वाई, इसको मैं पुट कर दे रहा हूं इसके अंदर में। जब मैं यहां से इसमें पुट करूंगा, तो डी जेड इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स जैसा का तैसा रहेगा, प्लस में एफ डैश ऑफ वाई और डी वाई के प्लेस पे डी वाई की वैल्यू, क्योंकि मेरे को फाइनली डी जेड बाई डी एक्स ही निकालना है। तो मैं यहाँ पे जब पुट करूंगा तो ये आएगा माइनस जी डैश ऑफ एक्स अपॉन में जी डैश ऑफ वाई इंटू में डी एक्स, ये मेरे पास आ गया है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं डी जेड को जैसे का तैसे रहने दूं और राइट हैंड साइड से डी एक्स को कॉमन ले लूं, तो क्या बचेगा, एफ डैश ऑफ एक्स माइनस में एफ डैश ऑफ वाई जी डैश ऑफ एक्स अपॉन में जी डैश ऑफ वाई, कुछ इस तरीके से बचेगा। और जब मैं डी जेड बाई डी एक्स इस तरफ लिखूं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, एफ डैश ऑफ एक्स माइनस में एफ डैश ऑफ वाई इंटू में जी डैश ऑफ एक्स अपॉन में जी डैश ऑफ वाई। ये मेरे पास डी जेड बाई डी एक्स आ चुका है। और हमें किसको मैक्सिमा मिनिमा करना था, इस वाले फंक्शन को, जेड को ही करना था। और किसी भी फंक्शन को मैक्सिमा मिनिमा करने के लिए उसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को क्या करते हैं हम लोग, इक्वल टू जीरो पुट करते हैं। तो मैंने इसको इक्वल टू जीरो पुट किया। तो अगर जैसे ही मैं जीरो पुट करूंगा तो ये क्या दिखेगा हमको, एफ डैश ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू एफ डैश ऑफ वाई इंटू में जी डैश ऑफ एक्स अपॉन में जी डैश ऑफ वाई। और यहां से अगर मैं ये वाला जी डैश ऑफ एक्स को इस तरफ ले आता हूं, तो मेरे पास एक आ जाएगा इक्वेशन, दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन में जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ वाई अपॉन में जी डैश ऑफ वाई। यहां तक में किसी को डाउट ही नहीं बन? नो सर। बाकी सारे सभी को ये समझ में आया यहां तक? कोई है ऐसा जिसको डाउट हो? बोलो यार बाकी सारे, यहाँ तक क्लियर है ना? यस सर। चलिए अब ध्यान से देखिए, मेरे पास ये आ गया रिजल्ट। अच्छा मैंने इसको लिखता हूँ, लेटर सपोज ये ना सम लैम्डा, ये किसी लैम्डा के बराबर पे। ओके, लेटर सपोज लैम्डा की कोई ना कोई पैरामीटर है। अब इसका क्या मतलब होता है हम लोग सीखेंगे ही। बाकी मैंने बोला ये किस लैम्डा के बराबर है। अगर ये किसी लैम्डा के बराबर है, तो अगर आप सभी एग्री करो, मेरे पास हमें क्या करना था, हमें ना इसको मैक्सिमाइज करना था सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दिस। कहने का मतलब ये कि मेरे को इन दोनों के हेल्प से एक ऐसा एक्स एंड वाई की वैल्यू चाहिए थी, जिससे कि ये फंक्शन मेरा क्या हो, मैक्सिमाइज हो जाए या फिर मिनिमाइज हो जाए। बट ये जो मेरा एक्स एंड वाई आ रहा है, ये इसको भी सपोर्ट करे एज वेल एज इसको भी सपोर्ट करे। तो हम लोगों ने इन दोनों को साथ में लेकर सॉल्व कर रहे हैं, और मैं एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। अच्छा एक ध्यान से, और यहाँ पे मैंने अपने मन से एक लैम्डा लिया, एक तरीके से किसी न किसी लैम्डा की वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी। तो क्या करेगी वो तो हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसको आपस में इक्वल कर रहा हूं, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में इक्वल है, तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि जो मेरा एफ डैश ऑफ एक्स होगा वो लैम्डा टाइम्स जी डैश ऑफ एक्स होगा। दिस इज माई इक्वेशन यस वन। सर। अगर मेरा ये और ये इक्वल है, तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं, जो मेरा एफ डैश ऑफ वाई होगा वो लैम्डा टाइम्स ऑफ जी डैश ऑफ वाई होगा। दिस इज माई इक्वेशन टू। क्लियर है? और एक बात बताओ, आपने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा था, अगर हमें हमें ध्यान सुनिएगा, अगर मेरे को तीन डिफरेंट वेरिएबल का वैल्यू चाहिए, यूनिक वैल्यू चाहिए, तो बताओ मेरे पास कितने इक्वेशंस होने चाहिए एटलीस्ट? तीन इक्वेशंस होने चाहिए। अगर तीन जी। वेरिएबल का मेरे को यूनिक वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास एटलीस्ट तीन इक्वेशन होने चाहिए, तभी मैं सॉल्व कर पाऊंगा। तो मेरे को यहाँ पे क्या सब निकालना है, एक तो एक्स एंड वाई तो निकालना ही है, दो वेरिएबल तो है ही।
और अपने मन से मैंने एक लैम्डा लिया, तो इस लैम्डा की वैल्यू भी निकालनी है। तो ध्यान से देखिएगा, एक इक्वेशन तो मेरे पास आ गया, दो इक्वेशन भी मेरे पास आ गया, और एक और इक्वेशन मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, दैट इज जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी। मैं इसका यूज कर सकता हूँ। ये मेरे पास एक कंस्टेंट वाला इक्वेशन है, दैट इज जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सम सी। दिस इज माई थर्ड इक्वेशन। अब एक बात बताओ, क्या ये जो इक्वेशन मेरे पास आया था 1 और 2, क्या ये मेरे को मेरे फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो पुट करके ही आया था? और अगर ऐसा आया था तो इन दोनों को सॉल्व करके जो भी मेरे पास एक्स एंड वाई आएगा वो एक मैक्सिमम पॉइंट ही होगा या मिनिमम पॉइंट ही होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे को एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है और मान लेते हैं कि लैम्डा की वैल्यू भी निकालनी है, तो तीन वेरिएबल है, एटलीस्ट मेरे को तीन इक्वेशन चाहिए। मेरे पास ये तीन इक्वेशन आ गया। अब जब आप इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो व्हाट यू विल गेट, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, और अगर जरूरत पड़ेगी तो आप लैम्डा की वैल्यू भी निकाल सकते। बट नॉर्मली तो हमें अभी एक्स एंड वाई की निकालनी थी, तो वो मैं ऊपर से भी निकाल सकता था, बट मेरे पास तीन इक्वेशन है तो चलो मैं तीन इक्वेशन का यूज कर। तो सेमेस्टर टू में जितना आपने कंसेप्ट पढ़ा था उसके हेल्प से भी आप कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन को सॉल्व कर सकते थे इस मैनर में। ये अभी तक आपके सिलेबस पे नहीं आया हूं मैं। जो आप अभी तक पढ़कर आए हो ना, उसमें कैसे कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन ऐड हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये समझ में आया सभी को? ये क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अभी हमने क्लास ट्वेल्थ में कैसे सॉल्व करते हैं वो समझ में आ गया, लेकिन क्लास ट्वेल्थ में कुछ लिमिटेशन थी जो सेमेस्टर टू पे आए। सेमेस्टर टू में कैसे सॉल्व करते हैं वो समझ में आ गया। अब सेमेस्टर टू में भी लिमिटेशन है। जब तक इक्वल टू रहेगा मेरे पास, कांस्टेंट मेरा इक्वल टू रहेगा। यहाँ कांस्टेंट मतलब ये वाला टर्म, ध्यान से देखिए, जब तक मेरे पास ये जो कंस्ट्रेंट है ये इक्वल टू के फॉर्म में रहेगा, सिंपल इक्वेशन के फॉर्म में रहेगा, तब तक तो मैं इतना कर सकता हूँ, मतलब ये अलग निकाल सकता हूँ, ये मैं अलग निकाल सकता हूँ, फिर मैं पुट पाट कर सकता हूँ, और पुट पाट करने के बाद मेरे पास सॉल्व करके ये इक्वेशन आ सकता है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी इक्वेशन घुमाओ फिराओ निकल गया, मतलब थोड़ा टेढ़ा मेरा इक्वेशन आ गया, इनइक्वालिटी के फॉर्म में कंस्ट्रेंट आ गया, तो वहां पे फिर सेमेस्टर टू भी आपका फेल कर जाएगा, मतलब सेमेस्टर टू के भी हेल्प से आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। तो इसलिए अब हम लोग सेमेस्टर थ्री में इससे भी टफ क्वेश्चन अगर आते हैं, अगर कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आपके पास आते हैं तो कैसे सॉल्व करोगे वो सीखते हैं। अब आते हैं हम लोग सेमेस्टर थ्री में, आपके सिलेबस में क्या दिया गया है, आपका बुक क्या कहता है। तो नो, हम लोग सेमेस्टर थ्री के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, मतलब जो आपको बेसिकली पेपर में करना है। देखिएगा, ध्यान देखते हैं, कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब था। वो कहता था कि हमारे पास ना एक फंक्शन है, क्या, तो z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। अच्छा, मैं यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए दो वेरिएबल ले रहा हूँ, ये दो से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकता है, मतलब इस तरीके से भी हो सकता है, z इज द फंक्शन ऑफ x1 x2 से लेकर xn, मतलब n वेरिएबल का फंक्शन भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट आपके पास एक दे रखा है, क्या, तो g ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सम सी। सिमिलरली अगर मैं एन वेरिएबल की बात करूं तो सब्जेक्ट टू कंस्टेंट क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, g ऑफ x1 x2 से लेकर xn इज इक्वल टू सी। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ना क्या करना है, मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है ऊपर वाला, ये मेरा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये जो ऊपर वाला दिख रहा होगा आपको, जिसको मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, मेरे को इसको मैक्सिमाइज करना है, मतलब ऐसा एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालना है सो डेट कि मेरा ना ये मैक्सिमाइज हो। और इसको मैक्सिमाइज करते टाइम मेरे को ना इसका भी ध्यान रखना है, जो मेरा सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है। तो अगर ध्यान सुनिएगा, मेरे को इन दोनों इक्वेशन से एक ऐसा एक्स, एक ऐसा वाई निकालना है जो कि इन दोनों को होल्ड करे। तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे को वो एक्स एंड वाई इन दोनों के इंटरसेक्शन से मिलेगा? यस सर। दो लाइन है और दो लाइन को एक एक्स एंड वाई सपोर्ट करे, तो क्या मैं नहीं बोल सकता कि वो एक्स एंड वाई उन दोनों के इंटरसेक्शन पे ही होगा? वो दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तभी ऐसा एक्स एंड वाई मेरे को मिल सकता है, जहां पे वो एक्स एंड वाई दोनों के दोनों लाइन को सेटिस्फाई करे। ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। तो यस कहने का सर। मतलब ये है कि अगर ये ऊपर वाला कोई फंक्शन है, जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, और नीचे वाला कोई फंक्शन है, और मेरे को एक ऐसा एक्स एंड वाई चाहिए, मेरा काम यही है कि एक ऐसा एक्स एंड वाई चाहिए जो कि इसको मैक्सिमाइज करे या मिनिमाइज करे, लेकिन वो एक्स एंड वाई नीचे वाले को भी सपोर्ट करे, इसको भी सेटिस्फाई करे। तो इसके लिए
क्या करूं मैं, इन दोनों के इंटरसेक्शन वाला ही कोई ना कोई पॉइंट होगा, मतलब वो कोई भी एक्स एंड वाई निकल सकता है, लेकिन डेफिनेटली वो एक्स एंड वाई तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये दोनों आपस में क्या करें, इंटरसेक्शन, तो कहीं ना कहीं मिले। और जहां पे वो मिलेंगे, हो सकता है एक से ज्यादा पॉइंट पे मिल सकते हैं। मतलब इसकी जो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है वो मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। मतलब अगले क्लास में, आज तो आप लोग सिंपल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, अगले क्लास में इसको थोड़ा और आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे विद दी हेल्प ऑफ डायग्राम। तो फिलहाल मैं समझा रहा हूँ, मतलब थोड़ा इमेजिन करके समझो कि अगर मैं किसी दो डिफरेंट कर्व या डिफरेंट लाइन को मिलाकर कोई एक्स एंड वाई निकालना चाहता हूँ, वो एक्स एंड वाई जो दोनों को सेटिस्फाई करे, तो वो तभी सेटिस्फाई करेगा जब वो दोनों कर्व या दोनों लाइन कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट कर रहा हो। क्लियर है? तो अगर ऐसा है, तो आपका ऑथर क्या कहता है कि आप ना अलग अलग सॉल्व करके जो पुट पार्ट करके आंसर निकालते थे वैसा मत करो, आप इसका एक इंटरसेक्शन फंक्शन निकाल लो। कैसे निकालोगे? ये कहता है कि जो भी आप इसका इंटरसेक्शन फंक्शन निकालोगे ना, उसको मैं एक नाम से बोलता हूँ। क्या नाम है? तो डेट इज लैग्रेंज मेथड, और उसी को बोलते हैं लैग्रेंज मल्टीप्लायर। कैसे? ध्यान से देखिए, कहता है कि आप कुछ इस तरीके से प्रोसीड करो, लिखो लेट लैम्डा बी दी लैग्रेंज मल्टीप्लायर। आपको हर एक क्वेश्चन में, मतलब जहां जहां आप लैग्रेंज लगाओगे, आपको सेम इसी तरीके से आगे प्रोसीड करना है, इसे लिखना है लेट लैम्डा बी दी लैग्रेंज मल्टीप्लायर। ठीक है? अच्छा, दो लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, तो हम लोग याद करो दोनों लाइन की इंटरसेक्शन फंक्शन या इक्वेशन कैसे लिखते थे, लाइन वन प्लस में लैम्डा टाइम्स लाइन टू। इस तरीके से आप पढ़ते थे इक्वेशन ऑफ लाइन इन प्लेन क्लास 12 के अंदर में। तो यहाँ पे भी अगर मेरे को ये दो डिफरेंट कर्व को, ऊपर वाले को और नीचे वाले का इंटरसेक्शन के फॉर्म में दिखाना हो, तो मैं यहां से जो एक फंक्शन इंटरसेक्शन फंक्शन निकाल रहा हूँ, जिसको मैं कि लैग्रेंज फंक्शन बोलूंगा, जिसको हम लोग लैग्रेंज मल्टीप्लायर भी कहते हैं, लैग्रेंज मेथड भी कहते हैं, सब इसी का नाम है। तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। कैसे? तो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई दो वेरिएबल है, और एक और एक्स्ट्रा लैम्डा मैंने वेरिएबल अपने मन से लिया है, जो कि एक तरीके से मल्टीप्लायर का मेरा काम कर रहा है। तो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा लैम्डा, वो क्या होगा? तो जो मेरे पास स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये, माइनस में लैम्डा टाइम्स जो मेरा सब्जेक्ट टू कंस्टेंट है जी ऑफ एक्स वाई, माइनस में सी, मतलब कि ये नीचे वाला, ये। अब जो आपके पास बॉक्स में आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं लैग्रेंज फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? लैग्रेंज फंक्शन। तो हमें हमेशा हर एक क्वेश्चन को पहले लैग्रेंज फंक्शन में कन्वर्ट करना है। अच्छा, अब ध्यान सुनिएगा, कई सारे बुक में देखोगे तो यहाँ पे कैपिटल एफ के जगह पे एल लिखा दिखेगा आपको। कई सारे बुक में एफ एफ लिखा दिखता है, कई सारे बुक में कोई और अल्फाबेट का नाम दिखता है। तो ये आपकी मर्जी है, पेपर में आप कुछ भी लिख सकते हो। एफ ऑफ एक्स वाई कोमा लेमडा लिखो या एल ऑफ एक्स वाई कोमा लेमडा लिखो, ये आपकी मर्जी है। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, कैपिटल एफ लिख देता हूँ। कैपिटल एफ स्टैंड्स फॉर लैग्रेंज फंक्शन, और स्मॉल एफ का क्या मतलब है कि जो आपका नॉर्मल ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो। ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ठीक है? तो कहता है कि सबसे पहले आप क्या करो, इनका एक इंटरसेक्शन फंक्शन लिखो, और उसी इंटरसेक्शन फंक्शन को जो आप लिख रहे हो, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लैग्रेंज मेथड, जिसका कि मैंने नाम आपको बताया। जहां पे लैम्डा मेरा मल्टीप्लायर है, लैग्रेंज मल्टीप्लायर, जिसको कि इस तरीके से हम लोग फंक्शन की तरफ लिखते हैं। अब कहता है जैसे आपके पास लैग्रेंज फंक्शन आ गया, तो आप अगेन डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट यूज करो। क्या? तो सबसे पहले आप इस लैग्रेंज फंक्शन का क्या करो, एफ डैश ऑफ एक्स निकालो, मतलब फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर मैं इसका एफ डैश ऑफ एक्स निकालूंगा तो ये कुछ ऐसा आएगा, स्मॉल एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव माइनस लैम्डा टाइम्स जी डैश ऑफ एक्स, मतलब इसका पार्शियल डेरिवेटिव, और सी को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वो जीरो ही आ जाएगा, तो मेरे पास ये आ जाएगा। सिमिलरली क्या करो आप, एफ डैश ऑफ वाई निकालो, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, लैग्रेंज फंक्शन का, जो कि एफ डैश ऑफ वाई माइनस में लैम्डा टाइम्स जी डैश ऑफ वाई आ जाएगा। उसके बाद क्या करो आप, एफ डैश ऑफ लैम्डा, सिंस एक और वेरिएबल लैम्डा मल्टीप्लायर है तो उसके रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर दो। जब आप उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो इसमें कहीं लैम्डा नहीं है, तो लैम्डा नहीं है तो कांस्टेंट के साथ ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो आ जाएगा। यहाँ पे लैम्डा है तो इसकी वैल्यू वन आएगी, तो मतलब एक तरीके से कुछ ऐसा आ गया, एफ डैश ऑफ लैम्डा क्या आ गया, माइनस जी ऑफ एक्स कोमा वाई, माइनस में सी। क्लियर है? अब जो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आया है, इन सबको आप इक्वल टू जीरो पुट करो।
जैसे ही जीरो पुट करोगे तो यहां से आपके पास एक इक्वेशन आएगा, वो क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ जी डैश ऑफ एक्स। यहां से एक आएगा, क्या आएगा, एफ डैश ऑफ वाई इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ जी डैश ऑफ वाई। और यहां से क्या आएगा, जी ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू सी। ये मेरा है इक्वेशन वन, ये मेरा है इक्वेशन टू, और ये मेरा है इक्वेशन थ्री। मेरे पास दो वेरिएबल एक्स एंड वाई थे और एक मल्टीप्लायर लैम्डा था, तो देखा जाए तो टोटल तीन वेरिएबल थे, एक्स वाई एंड लैम्डा। तीन वेरिएबल थे मेरे पास, तीन इक्वेशन है, इसको मैं सॉल्व करूंगा, आई विल गेट माई आंसर। क्या अभी जो मेरे पास ये तीन आए हैं, कहने का मतलब ये जो मेरे पास तीन डिफरेंट इक्वेशन बने हैं, यही बना था इसके ऊपर अभी जस्ट, देखो ये मैच कर रहा है आपके ऊपर वाले से पार्ट से। तो आपने जो सेमेस्टर टू में पढ़ा था उससे मैच कर रहा है। सेमेस्टर टू वाले टॉपिक से भी आप कर सकते थे, लेकिन अब थोड़ा इसको आसान कर दिया गया विद दी हेल्प ऑफ लैग्रेंज मल्टीप्लाई। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यस सर। पक्का? चल, अगर यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, तो अब इसके आगे देखते हैं। अब क्या बात यहाँ पे आती है कि यहाँ पे सेमेस्टर थ्री के अंदर में ना आपसे पेपर में एग्जामिनर दो डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तरीका ऐसा होगा कि आपके पास फंक्शन देगा और एग्जामिनर आपको बोलेगा कि आप मेरे को ना ऑप्टिमल पॉइंट बताओ, मतलब एक्स एंड वाई का ऐसा वैल्यू बताओ, वो वैल्यू बताओ जिसपे फंक्शन मेरा मैक्सिमा या मिनिमा हो रहा है। एक तो ये क्वेश्चन पूछा। एक क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर मेंशन कर देगा कि जो भी आप पॉइंट निकाल रहे हो ना उसको प्रूव भी करो कि वो मैक्सिमा मिनिमा है। मतलब ये कुछ ऐसा है कि आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट और डेरिवेटिव से पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हो, वो पॉइंट निकाल रहे हो जिसपे कि क्या हो, मैक्सिमा मिनिमा है। और सेकेंड और डेरिवेटिव से उसको प्रूफ कर रहे हो कि जो गिवन पॉइंट निकला है ना वो सच में मैक्सिमा है या मिनिमा है। जैसे कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आपका पॉजिटिव आता था तो आप बोलते थे गिवन पॉइंट जो है वो मेरा मिनिमा है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आता था तो बोलते थे गिवन पॉइंट जो है मेरा वो मैक्सिमा है। तो कहने का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपके एक्स एंड वाई के वैल्यू पे सच में फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा होगा उसका प्रूफ बताता था। तो यहाँ पे एग्जामिनर क्या करेगा, या तो नॉर्मली आपसे बोलेगा कि ओनली मेरे को एक्स एंड वाई ऑप्टिमल पॉइंट बता दे, या तो बोलेगा आपको कि ऑप्टिमल पॉइंट तो बताना ही है और वो ऑप्टिमल पॉइंट आपका सच में ऑप्टिमल है उसको प्रूव भी करो। तो जैसे ही बोलता है उसको प्रूव भी करो, तो आप क्या करोगे, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन का यूज करोगे। लेकिन अगर प्रूफ करने एग्जाम में नहीं बोलता तो आपको सेकेंड ऑर्डर कंडीशन नहीं लगाना, ओनली एक्स एंड वाई की जो वैल्यू आएगी वो निकाल कर छोड़ देना है। मतलब आपको ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है पेपर में। अगर नहीं बोलता है तब भी आप सोचोगे अगर सेकंड ऑर्डर कंडीशन को मैं प्रूफ कर दूं तो नहीं प्रूफ होगा, तब जाके आप फंस जाओगे और आपका टाइम खराब हो जाएगा। मतलब हर एक क्वेश्चन में सेकंड ऑर्डर कंडीशन आपका सेटिस्फाई करे ये जरूरी नहीं है। ये समझ में आया आप लोगों को जो मैं यस समझा सर। रहा हूँ? ठीक है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, नोट करनी है, क्योंकि यही सब चीजें आप भूलोगे तो पेपर में फंसोगे। चलिए, तो कहने का मतलब क्या है कि जिसमें एग्जामिनर बोलेगा प्रूफ करो उसी में करेंगे, और जिसमें नहीं बोलेगा, बोलेगा बस पॉइंट निकालो तो बस पॉइंट निकालेंगे। प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो कैसे करेंगे वो ध्यान से देखेंगे। सिंस यहाँ पे दो वेरिएबल की बात हो रही है, तो दो वेरिएबल के करस्पॉन्ड में हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड ऑर्डर टेस्ट करते हैं। तो जो सेकेंड ऑर्डर कंडीशन होता है जिससे कि हम ये बता सकते हैं कि सच में मेरा पॉइंट मैक्सिमा या मिनिमा है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक हेसियन डिटर्मिनेंट निकालते हैं, जिसको कि मैं एच टू बार से रिप्रेजेंट करता हूं। जहां पे ये टू का बस इतना मतलब है कि जो आपका फंक्शन था वो दो वेरिएबल का था। क्लियर है? यस और इसका मैं निकालूंगा क्या, डिटर्मिनेंट, और इसको क्या बोलते हैं, हेसियन डिटर्मिनेंट। ये आपने सेमेस्टर टू में भी पढ़ा होगा, कौन के कॉन्वेक्स वगैरह प्रूव करते थे। याद हो अगर आपको, ए सी माइनस बी एस पर, ये एक हेसियन डिटर्मिनेंट ही था। ये एक तरीके से क्या था, एफ डबल डैश ऑफ एक्स एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स वाई, एफ डबल डैश ऑफ वाई एक्स, एफ डबल डैश ऑफ वाई वाई। इसी को आप कहते थे ए सी और माइनस में बी स्क्वायर। समझ में आया? चलिए अब देखते हैं ध्यान से। यस। ये जो हेसियन डिटर्मिनेंट है ये इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला लिखते हैं। ये होता है कुछ इस तरीके से, जीरो जी डैश ऑफ एक्स, जी डैश ऑफ वाई, जी डैश ऑफ एक्स, जी डैश ऑफ वाई। ये जी क्या है, तो जी आपका सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट वाला इक्वेशन है। और जी डैश ऑफ एक्स क्या है, तो उसी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जी डैश ऑफ वाई क्या है, उसी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब आगे ध्यान से देखते हैं, यहां पे आएगा मेरे पास
एफ डबल डैश, सॉरी स्मॉल नहीं कैपिटल, कैपिटल का कहने मतलब लैग्रेंज का मेरे को चाहिए एफ डबल डैश ऑफ एक्स एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स वाई, एफ डबल डैश ऑफ वाई एक्स, और एफ डबल डैश ऑफ वाई वाई। तो जो भी आपके पास लैग्रेंज फंक्शन आपने बनाया था उसका सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है ये। क्लियर है? अच्छा, थोड़ा आपको सेमेस्टर टू याद करो, तो ये और ये आपस में इक्वल होते हैं, और ये अगर आपस में इक्वल होते तो ये कौन से थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है? एनीवन? सर यॉन्ग्स के। रियांस लैग्रेंज थ्योरम। थ्योरम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जहां पे ये कैपिटल एफ जो है वो क्या है, लैग्रेंज फंक्शन, और एफ डबल डैश ऑफ एक्स मतलब लैग्रेंज फंक्शन का सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स। ठीक है, अब देखिए, अगर इफ ये जो आपका हेसियन डिटर्मिनेंट है ये पॉजिटिव आता है, तो हम लोग बोलेंगे मेरे पास जो गिवन पॉइंट एक्स एंड वाई था वो मैक्सिमा था। क्लियर है? और अगर ये हेसियन डिटर्मिनेंट जो है ये नेगेटिव आता है, तो हम लोग बोलेंगे जो गिवन पॉइंट था वो मिनिमा था। मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो एक्स एंड वाई मेरा मैक्सिमा, जो भी निकालोगे आप पॉइंट वो मैक्सिमा। इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो पॉइंट आपका मिनिमा। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो एक मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया आपको, क्या? लैग्रेंज मल्टीप्लाई। ये कब यूज करते हैं? जब हमें सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट को सॉल्व करना होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, लैग्रेंज फंक्शन लिखते हैं। लैग्रेंज फंक्शन लिखने के बाद उसको पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं, उसको इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, वहां से इक्वेशन आता है, और इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं। अब अगर मेरे को एग्जामिनर बोलेगा कि उसको प्रूफ भी करो, मतलब कि सेकंड ऑर्डर को भी चेक करो, तो सेकंड ऑर्डर चेक करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। यहां तक समझ में आ गया हो? तो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा उस पर एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ध्यान से देखिए, तो डेट कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आए। जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा ना। कुछ इस तरीके से आपको एडवांस एमएमई का बुकलेट मिलेगा, जैसे कि ये यूनिट नंबर वन का बुकलेट है, जहाँ पे आपको अलग अलग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग टॉपिक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस दिए जाएंगे। इस बुकलेट के अंदर में सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर वन करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोला गया आपको? बोला फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा, मतलब दोनों में से जो भी एग्जिस्ट कर रहा हो अपने फंक्शन का। ठीक है, और फंक्शन क्या दे रखा है, तो ये, और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या दे रखा है, ये। एक तरीके से मेरे पास अगर बुकलेट यहाँ पे हो तो मैं फोन में ओपन कर लेता हूँ, मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर वन में कर रहा हूँ अपने बुकलेट का, जहाँ पे आपको बोला गया कि आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, 5x² प्लस में 6y² माइनस में xy। इसको मैक्सिमा या मिनिमा करो, मतलब ऑप्टिमाइज करो। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या दे रखा है आपको? सो x प्लस में 2y इज इक्वल टू 24। तो कैलकुलेशन पे प्लीज आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बोला कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से प्रोसीड करना है। सबसे पहले लेट लैम्डा बी दी लैग्रेंज मल्टीप्लायर, फिर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा लैम्डा इज इक्वल टू 5x² प्लस में 6y² माइनस में xy। ठीक है, माइनस लैम्डा टाइम्स जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दे रखा है, दैट इज x प्लस में 2y, मतलब g ऑफ एक्स वाई, माइनस में c दैट इज 24। क्लियर है? देखो इससे मैच कर रहा है, जो फंक्शन था वो माइनस यस में लैम्डा g ऑफ एक्स वाई माइनस में c, मतलब ये c वाला इस तरफ आ गया। अब जैसे ही आपने ये लिख लिया, आप क्या करोगे, सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकालोगे, जो कि क्या आएगा, 10x माइनस में y माइनस में लैम्डा। फिर एफ डैश ऑफ वाई निकालोगे, जो कि क्या आएगा, 12y माइनस में x माइनस में 2 लैम्डा। फिर एफ डैश ऑफ लैम्डा निकालोगे, जो कि क्या आएगा, माइनस x प्लस 2y माइनस में 24। इसको भी आप इक्वल टू जीरो, इसको भी इक्वल टू जीरो, इसको भी इक्वल टू जीरो। जब पहले पार्ट को आपने इक्वल टू जीरो पुट किया तो यहाँ से आपके पास क्या आया, 10x माइनस में y इज इक्वल टू लैम्डा, दिस इज योर इक्वेशन वन। सेकेंड पार्ट को जब आपने इक्वल टू जीरो पुट किया, ये क्या आया, 12y माइनस में x इज इक्वल टू 2 लैम्डा, दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू। अच्छा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मैं डिवाइड बाय इसको 2 कर देता हूँ, और यहाँ से मैं 2 हटा देता हूँ, तो नॉर्मली बाद में मैं कंपेयर कर सकता हूँ। और तीसरे वाले से मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस में 2y इज इक्वल टू 24, दिस इज इक्वेशन थ्री। हमेशा आप थोड़ा गौर करना, जब भी आप एफ डैश ऑफ लैम्डा को इक्वल टू जीरो पुट करोगे ना, तो आपके पास ये सब्जेक्ट टू कंस्टेंट ही आ जाएगा ऑलवेज। तो आगे चल के कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे ना, जिसमें कि अगर मैं ये वाला स्टेप स्किप भी कर देता हूँ तो कोई मतलब नहीं होगा ना, क्योंकि मैं डायरेक्टली ये लिख दूंगा। समझ में आ रहा है?
Yes, sir. चलिए अब आगे ध्यान से देखते हैं। अब हमने क्या किया, सबसे पहले तो तीन वेरिएबल थे एक्स वाई लैम्डा, और तीन इक्वेशन आ गए, तो मैं आराम से एक्स वाई तो निकाल ही सकता हूँ, और मेरा काम है एक्स वाई निकालना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन वन को और इक्वेशन टू को कंपेयर कर रहा हूँ और इक्वेशन से सॉल्व कर रहा हूँ। तो सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड टू, जहां पे मैं क्या लिख रहा हूँ, 10x माइनस में y इज इक्वल टू 12y माइनस में x अपॉन में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 20x माइनस में 2y इज इक्वल टू 12y माइनस में x। तो ये आपके पास आ जाएगा 21x इज इक्वल टू 14y, और तीन सत्ते 21, सॉरी 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, ओके। तो 3x इज इक्वल टू 2y। तो मेरे पास यहाँ से एक ये रिजल्ट आया। अब मैं इस रिजल्ट को 3x इज इक्वल टू 2y को मैं इक्वेशन नंबर थर्ड में यूज करूंगा। ध्यान से देखिए, यूजिंग दिस इन इक्वेशन थर्ड। और इक्वेशन थर्ड क्या था मेरे पास, x प्लस में 2y इज इक्वल टू 24, यही था, यही था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x के प्लेस पे x रहने दे रहा हूँ, प्लस 2y के प्लेस पे मैं 2y की वैल्यू 3x ये वाला यूज करके मैं 3x लिख रहा हूँ। और ये किसके बराबर होगा, ये 24 के बराबर होगा। तो ये मेरे पास 4x इज इक्वल टू 24 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। और अगर x की वैल्यू 6 है तो y मेरे पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 9 आ जाएगा। यही मेरा क्या है, x स्टार एंड y स्टार। समझ में आ गया, यही आपको निकालना था, दैट इज योर ऑप्टिमल पॉइंट। यहां तक में कोई डाउट एनीवन, कैसे लैग्रेंज फंक्शन सेट किए और कैसे उसको सॉल्व किए। ठीक है। अब मान लेते हैं इसमें सेकंड ऑर्डर कंडीशन को चेक करते हैं। मान लेते हैं एग्जामिनर इसमें बोलता है कि सेकंड ऑर्डर कंडीशन को चेक करो, या नॉर्मली बोला है बस मैक्सिमम मिनिमम प्रूफ करो, तब भी हमें सेकंड ऑर्डर कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। तो सेकंड ऑर्डर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकंड ऑर्डर कंडीशन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले हेसियन डिटर्मिनेंट्स बनाना पड़ेगा। H2 बार वो क्या होता है, वो होता है 0, जी डैश ऑफ एक्स, जी डैश ऑफ वाई, जी डैश ऑफ एक्स, जी डैश ऑफ वाई, एफ डबल डैश ऑफ एक्स एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स वाई, एफ डबल डैश ऑफ वाई एक्स, एफ डबल डैश ऑफ वाई वाई। ये मेरे पास आ गया हेसियन डिटर्मिनेंट। अब मैं इसको पुट कर रहा हूँ, 0, जी डैश ऑफ एक्स का मतलब जो आपका सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट था, ये रहा आपका वो जी। इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बताओ इसको जब मैं पार्शियल डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आएगा, Sir, one. 1 आएगा, वेरी गुड। और पार्शियल डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू वाई तो Sir, two. 2, 2 आएगा ना। चलिए, Yes, sir. तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स का 1 आएगा और इसका 2 आएगा, तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 2। अब ध्यान देखते हैं ये क्या है, तो ये आपका लैग्रेंज फंक्शन का आप सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हो, जो कि एक्स एक्स मतलब पहला भी एक्स होगा दूसरा भी एक्स होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर। तो मैं जब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो बताओ क्या आएगा, 10 ओनली। Yes, sir. तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स एक्स मेरे पास क्या आएगा, 10 आएगा। तो मैं यहां लिख सकता हूँ 10। एफ डबल डैश ऑफ एक्स वाई, एफ डबल डैश ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लैग्रेंज फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई, पहला वाला एक्स और दूसरा वाला वाई के रिस्पेक्ट में। मतलब क्या, मतलब ये कि आप इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करना चाहते हो विद रिस्पेक्ट टू वाई। बोलिए। तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई करूंगा तो ये Minus. -1 आएगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा -1। आई होप आपको थोड़ा बेसिक पार्शियल डेरिवेटिव आता हो, अदरवाइज फिर जब मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा तो वहां से फिर आप चेक कर सकते हो। सिमिलरली जब मैं एफ डबल डैश ऑफ वाई एक्स निकालूंगा, जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है कि यंग्स थ्योरम कहता है कि ये और ये आपस में इक्वल होंगे, तो मैं डायरेक्टली क्या लिखता हूँ, -1 लिख सकता हूँ। बाकी आपको चेक करना हो तो चेक कर लो। मतलब ये क्या है, ये कहना चाह रहा है कि आपके पास जो एफ डैश ऑफ वाई आया था उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपके पास एफ डैश ऑफ वाई जो आया था वो ये था, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये देखो -1 ही आएगा। क्लियर है। और दूसरा क्या था, मतलब ये तो -1 आ गया, इसके बाद और एक टर्म क्या है मेरे पास, तो ये है क्या, दैट इज एफ डबल डैश ऑफ वाई वाई। तो एफ डबल डैश ऑफ वाई मतलब कि पहले भी वाई के रिस्पेक्ट में किए होंगे, दोबारा भी वाई के रिस्पेक्ट में करना है, मतलब इसको करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो क्या आएगा हमारे पास, 12। तो मैं यहाँ लिख 12. रहा हूँ 12, मैंने यहाँ लिखा 12।
अब आप सभी को ये डिटर्मिनेंट 3 into 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आता है। आप सॉल्व करोगे, अगर ये नंबर पॉजिटिव आता है तो गिवन एक्स वाई की जो भी वैल्यूज आएगी ये एक मैक्सिमा पॉइंट है। और अगर ये नंबर नेगेटिव आता है तो जो गिवन एक्स वाई की जो भी वैल्यू आएगी उस पे वो मिनिमा पॉइंट है। क्लियर है? -56 आ रहा है। पक्का ये सॉल्व कर लिया आप लोगों ने? यस। चलो अगर सॉल्व करने को कर ही लेते हैं एक बार। जीरो से तो कोई मतलब नहीं है, ये रहा -1। जब मैं -1 करूंगा तो 1 2 -1 12, और +2 से आएगा 1 10 2 -1। तो सॉल्व करेंगे तो -1 यहाँ से आएगा 12, प्लस का 2, +2 -1 -20। कैलकुलेशन आपको ध्यान दीजिएगा। तो ये आ जाएगा -14, और ये आ जाएगा आई थिंक -42 ना। यस। तो -56। तो ये क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। और अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो मीन्स ये जो एक्स एंड वाई का पॉइंट है कौन सा पॉइंट है? मिनिमम पॉइंट। मिनिमम। क्लियर है? समझ लो। अच्छा, अब ये जो मिनिमम पॉइंट तो आ गया, मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो इस एक्स एंड वाई के वैल्यू को किसमें पुट करेंगे? फंक्शन में। तो बताओ यस किस सर। कौन से फंक्शन में पुट करेंगे? ये ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला। सर ऊपर ऊपर वाले में। वाला, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ओवरऑल देखा जाए तो आप इसी को मैक्सिमा मिनिमा कर रहे थे, ये तो बस उसका कंस्ट्रेंट है। क्लियर? यस सर। चलिए, सभी को इसमें कोई ऐसा है जिसको इस क्वेश्चन के अंदर में कोई डाउट हो? क्लियर है सभी को? समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। देखते क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया आपको कि गिवन दी यूटिलिटी फंक्शन, आपके पास एक यूटिलिटी फंक्शन गिवन है एक्स एंड वाई के टर्म्स में। और बोला गया है कि बजट कंस्ट्रेंट गिवन है, दैट इज दिस 2x प्लस में 5y इज इक्वल टू 51। अच्छा, आप सभी को बजट कंस्ट्रेंट तो बनाना आता है ना? अगर मैं 2x प्लस में 5y इक्वल टू 51 की बात करूं तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो 2 एंड 5 है, ये एक तरीके से गुड एक्स का प्राइस एंड गुड वाई का प्राइस गिवन है? कुछ यस सर। ऐसा ही होता है ना। पी ऑफ एक्स इंटू में एक्स प्लस में पी ऑफ वाई इंटू में वाई इज लेस देन इक्वल टू मनी। दिस इज योर बजट यस सर। कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो हालांकि इसमें पहले से बना के दिया है, हो सकता है पेपर में कई बार कि आपको पहले से बना के ना दे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास प्राइस गिवन है एंड मनी इनकम गिवन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले कंस्ट्रेंट बनाना पड़ेगा इस फॉर्म में। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में एक चीज देखते हैं। आपको बोला क्या है कि फाइंड द ऑप्टिमल लेवल ऑफ एक्स एंड वाई परचेज बाय द कंज्यूमर। तो नॉर्मली एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। आपको सेकंड ऑर्डर कंडीशन को चेक करने के लिए नहीं बोला गया है। आपको सीधा बोला एक्स एंड वाई की वैल्यू बस बता दो। तो कैसे करेंगे? हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन क्या था? यहां से अगर मैं देखूं तो डेट इज एक्स प्लस में 2 एंड वाई प्लस में 1। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या था? डेट इज 2x प्लस में 5y इज इक्वल टू 51। अब मैं क्या करूंगा? सबसे पहले लेट लैम्डा पी दी लैग्रेंज मल्टीप्लायर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा लैम्डा क्या आएगा? एक्स प्लस में 2 वाई प्लस में 1, जो मेरा फंक्शन है वो, माइनस में लैम्डा टाइम्स जो मेरा कंस्टेंट है वो 2x प्लस में 5y माइनस में 50। इसके बाद मैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा? y+1 यहाँ से माइनस में 2 लैम्डा। इसको एफ डैश ऑफ वाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा? x+2 माइनस में 5 लैम्डा। और जब मैं एफ डैश ऑफ लैम्डा करूंगा तो ये क्या आ जाएगा? -2x प्लस में 5y माइनस 51। अब जब मैं इसको सभी को इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूँ, नॉर्मल कैलकुलेशन चल रहा है बस, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से? y+1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू लैम्डा। यहाँ से क्या आ जाएगा? x+2 अपॉन में 5 इज इक्वल टू लैम्डा। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। और यहाँ से क्या आ जाएगा? 2x प्लस में 5y इज इक्वल टू 51। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करूंगा? इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करूंगा। सॉल्विंग 1 and 2, दैट इज y+1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू x+2 अपॉन में 5। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास 5y प्लस में 10, 2x प्लस में 4 आ जाएगा। दैट इज 5y प्लस में 6 इज इक्वल टू 2x। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो मेरे पास ये एक रिजल्ट आया।
2x इज इक्वल टू 5y माइनस प्लस में 6। अब मैं इसको डायरेक्टली क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 3 में यूज कर लूंगा। कैसे? तो मैं 2x की जगह पे 2x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y लिख दूंगा, 5y प्लस में 6, प्लस में पहले से 5y चल रहा है, इज इक्वल टू 51। तो मेरे पास यहाँ से 10y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5y 51। प्लस 5 होगा ना? आगे बताना क्या बोल रहे हो। 5y प्लस 5 होगा ना? ओके। मल्टीप्लाई होगा। बस। कहाँ पे आप ये बोल रहे हो। सर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना आपने, इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व कर रहे हो हाँ हाँ हाँ। उधर। 5, अच्छा ओके ओके सी, यहाँ पे 5 आएगा ना, ये कहना चाह रहे हो ना। हाँ जी। अभी मैं सोचू डायरेक्टली सॉल्व क्यों नहीं हो रहा। तो 5y प्लस में 5, तो अब मेरे पास क्या आ गया, ये 5y प्लस में 1 इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1। वेरी गुड, अच्छा है आप लोगों ने पहचान लिया। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 5। तो x क्या आ जाएगा मेरा, जब मेरा y 5 है तो x को सॉल्व करोगे तो 55 25 एक 26 13 13 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 13 आएगी, y की वैल्यू 5 आएगी, दिस इज योर आंसर। सिंपल है। क्लियर है, किसी को डाउट एनीवन। तो इस तरीके से जब नॉर्मल क्वेश्चन आएगा तो लैंग्वेज, अच्छा क्या इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। लक आपका अच्छा रहा तो आ भी जाएगा, मतलब 3 4 नंबर में आ सकता है। ऐसा नहीं कभी आया नहीं गया, आया गया, ऐसा भी क्वेश्चन पेपर में आया गया है। तो अगर लक अच्छा रहा आपका तो 4 नंबर में आ सकता है। अगर आप 2024 का पेपर दे रहे होते तो आपका लक सबसे खराब होता, क्योंकि 2024 का पेपर बहुत अच्छा खासा टेक्निकल था। इसमें सीधा क्वेश्चन कुछ नहीं था पूछा हुआ, सब कंसेप्चुअल थे। लेकिन अगर आप 2023 का पेपर दे रहे होते तो यस 2023 में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ। तो देखते हैं इस बार कैसा है, क्योंकि एक देखा गया अभी पैटर्न डीयू के लास्ट 5 6 साल में ऐसा हो रहा है कि एक साल पेपर टफ बन रहा है, एक साल थोड़ा इजी, एक साल टफ एक साल इजी। तो माइट भी देखो क्या होता है इस बार। चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो बुकलेट के कुछ और क्वेश्चंस करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग कर सकते हो, यूनिटी फंक्शन गिवन है और जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है इससे आप क्या करोगे, एक बजट कंस्ट्रेंट तैयार कर लोगे। क्या क्या बनेगा, 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 50। अब आपके पास सब्जेक्ट टू यस। कंस्ट्रेंट आ गया, आप काम कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर में 5 कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे 3 डिफरेंट वेरिएबल आ गए। अभी तक फंक्शन 2 वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा था, अब 3 वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, तो क्वेश्चन 5 कर रहे हैं हम लोग बुकलेट से। क्वेश्चन क्या है, तो बोला गया आपको कि फंक्शन फंक्शन यहाँ पे फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल पे, दैट इज एक्स वाई जेड। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या दे रखा है, तो वो दे रखा है आपको एक्स प्लस में 2y प्लस में 2z इज इक्वल टू 60। कैसे प्रोसीड करेंगे, अगेन लेट लैम्डा बी दी लैग्रेंज मल्टीप्लायर। तो एफ ऑफ, अब आपके पास एक एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, जेड वेरिएबल है, एक लैम्डा, 4 वेरिएबल आपके पास आ जाएंगे। तब आपके पास 4 इक्वेशन होने चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। जो क्या होगा, जो आपका फंक्शन है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन माइनस में लैम्डा टाइम्स सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, एक्स प्लस में 2y प्लस में 2z माइनस में 60। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स करेंगे जो कि क्या आएगा, वाई जेड माइनस में लैम्डा। एफ डैश ऑफ वाई निकालेंगे जो कि क्या आएगा, एक्स जेड माइनस में 2 लैम्डा। एफ डैश ऑफ जेड निकालेंगे जो कि क्या आएगा, एक्स वाई, एक्स वाई माइनस में 2 लैम्डा। और जब मैं एफ डैश ऑफ लैम्डा करूंगा तो माइनस जो भी आपका सब्जेक्ट टू कंस्टेंट है वो जैसा का तैसा, एक्स प्लस में 2y प्लस में 2z माइनस में 60। मैं इसको इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूँ, इसको इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूँ, इसको 0 पुट कर रहा हूँ, इसको 0 पुट कर रहा हूँ। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, एक सेकेंड आप लोग लाइन पे रहिएगा। हेलो।
ओके, सो एम आई ऑडिबल एवरीवन? एम आई ऑडिबल गाइज? यस सर। चलिए, सो ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं इक्वल टू जीरो पुट करूंगा तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई जेड इज इक्वल टू लैम्डा, दिस इज माई क्वेश्चन वन। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स जेड इज इक्वल टू टू लैम्डा, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू टू लैम्डा, दिस इज माई इक्वेशन नंबर थर्ड। और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस में टू वाई प्लस में टू जेड इज इक्वल टू सिक्सटीन, दिस इज इक्वेशन नंबर फोर। चार इक्वेशन बन गए, हम लोग सॉल्व आराम से कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करें, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्विंग इक्वेशन टू एंड थ्री। तो जब मैं इक्वेशन टू एंड थ्री को देखूंगा तो यहाँ पे भी टू लैम्डा है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर सकता हूँ, एक्स जेड बराबर एक्स वाई। तो एक्स जेड बराबर एक्स वाई, तो यहाँ से मेरा एक्स एक्स कट जाएगा, जेड इज इक्वल टू वाई डायरेक्टली आ जाएगा। सिमिलरली अब मैं फिर सॉल्व करूंगा, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर वन एंड टू। जब मैं इक्वेशन वन एंड टू को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास एक तरफ क्या है, तो लैम्डा बराबर वाई जेड है, और एक तरफ क्या है, तो टू लैम्डा बराबर एक्स जेड। तो अगर आप सभी एग्री करो तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, टू वाई जेड इज इक्वल टू एक्स जेड। बोलिए, आप इसको ऐसा यस कर सर। सकते हो ना, यहाँ से टू हटा दो, इसके नीचे में टू डाल दो, तो काम बन जाएगा, वही होगा। अब यहाँ से यस। आप क्या करोगे, यहाँ से ये जेड जेड हट जाएगा, और टू वाई बराबर आपके पास एक्स आ जाएगा। तो y आपका z के बराबर है, और जो टू है आपका वो x के बराबर है। तो आप ऐसा करो, आप इस ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट को आप इस इक्वेशन नंबर फोर में यूज कर लो। तो आप कैसे यूज करोगे, आप ना x के जगह पे टू वाई लिखो, टू वाई के जगह पे टू वाई रहने दो, टू जेड के प्लेस पे y लिखो, क्योंकि जेड वाई बराबर है इज इक्वल टू सिक्सटी। तो सिक्स वाई बराबर सिक्सटी, वाई बराबर टेन आ जाएगा। और सिंस वाई और जेड आपस में इक्वल है तो जेड बराबर भी टेन आ जाएगा। और जो एक्स है वो टू टाइम्स वाई है, तो एक्स बराबर क्या, ट्वेंटी आ जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। क्लियर है, ये यस समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, आप ना जो, अगर आपके पास फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल दे दे, तो फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल में भी हम लोग सेकेंड ऑर्डर कंडीशन कोई कोई क्वेश्चन में कर सकते हैं। कैसे कर हेलो। सकते हैं? यस, विदाउट एनीवन। मेरा आंसर अलग आया है। अच्छा, अलग आया, क्या आ गया आपका आंसर? मेरा x15 z15 और y7.5 उससे भी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। X15 आपने कैसे z15 सॉल्व, एक सेकंड रुकना आप कह रहे हो X15 आया है, Z15 आया है, और y7.5। Y आया है 7.5। हाँ जी। तो उस पे कौन सा ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, हाँ जी। और बाकी सारा ऊपर वाला सब कर रहा है ये सब? एक सेकंड से। यस सर। चलो एक बार देखते, कर रहा है इनका, देखते। लैम्डा की सेम वैल्यू आ रही है। अगर मैं लैम्डा निकालता हूँ आपके एक्स एंड वाई से, तो 15 इंटू में 7.5 करना कितना आ रहा है? एनीवन कोई बताएगा, 15 इंटू में 7.5 कितना आता है? 112.5। 112.5 डिवाइड बाई टू करो, ये सर आप कितना कौन है? सा वाली क्वेश्चन पुट कर रहे हो? मैं, आपने जो बोला ना, ये एक्स की वैल्यू आपके पास 15 आई थी, जी। वाई की वैल्यू 7.5 आई थी। हाँ। तो ये मैंने पुट किया यहाँ पे, एक्स एंड वाई, और टू से डिवाइड किया, तो यहाँ से लैम्डा निकलेगा ना। ओके। कितना फिफ्टी लैम्डा सिक्स निकला? 56.25। 6.2। ठीक है। अब देखो यहाँ से पुट करके क्या निकलता है, आपके पास एक्स कितना है, 15, फिफ्टी। वाई कितना है, सॉरी जेड कितना है, 15, डिवाइड बाई टू, क्या ये 56.5 आएगा? नहीं। तो नहीं किया ना सेटिस्फाई। ओके सर। ठीक है। हाँ जी। अब जब, लेकिन जब इसको यूज करोगे तो आपका सेटिस्फाई कर जाएगा।
ठीक है, क्या सॉल्व इसको शो करके दिखाओ एक बार, देख ले एक बार, चलो एक बार देख लेते हैं। एक्स एंड वाई, एक्स आपका 20 है, वाई आपका 10 है, तो 20 नहीं 200, ये आ जाएगा आपके पास 200 इज इक्वल टू 2 लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू 100 आ जाएगा। चलिए, लैम्डा अगर 100 आता है तो यहाँ पे अगेन 20 नहीं 200 डिवाइड बाई 2, यहाँ से भी लैम्डा 100 आ जाएगा। यहाँ से दिखेगा 10 नहीं 100, यहाँ से भी लैम्डा आपके पास 100 आ गया, हर जगह से सेम आ रहा है। हाँ जी। ओके, तो कहने का मतलब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, आपके पास एक ऐसा एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगा, मतलब वेरिएबल का ऐसा इक्वेशन आना चाहिए जो सारे इक्वेशन को साइमल्टेनियसली होल्ड करे। क्लियर है? चलिए, अगर मैं उस वाले वैल्यू को यहाँ पुट करूँ तो वो सारे, मतलब वैल्यू सब, मतलब सारे इक्वेशन इक्वल टू जीरो बने, जो हम लोग क्रिटिकल पॉइंट के लिए कंसेप्ट यूज करते थे। एक्स एंड वाई का ऐसा वैल्यू जिससे कि एफ डैश ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ वाई सब जीरो बने। ओके, अब आते हैं यहाँ पे कि जब तीन वेरिएबल है तो यहाँ पे भी हम लोग सेकेंड ऑर्डर कंडीशन को चेक कर सकते हैं। इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको लिखवा दूं। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन कहता है, जब भी आपको तीन वेरिएबल में एग्जामिनर बोल दे कि एक्स वाई जेड का आपने जो भी वैल्यू निकालना है वो सच में मैक्सिमा हो रहा है या मिनिमा हो रहा है, इसको प्रूफ करो, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एच टू बार निकालेंगे। एच टू बार मतलब दो वेरिएबल का हेसियन डिटर्मिनेंट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जीरो, जी डैश ऑफ एक्स, जी डैश ऑफ वाई, जी डैश ऑफ एक्स, जी डैश ऑफ वाई, एफ डबल डैश ऑफ एक्स एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स वाई, एफ डबल डैश ऑफ वाई एक्स, एफ डबल डैश ऑफ वाई वाई। तो सबसे पहले मैं ये निकालूंगा, इसके बाद क्या करोगे आप, तीन वेरिएबल का हेसियन डिटरमिनेंट निकालोगे, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, तो जीरो से स्टार्ट होगा, कैसे, फिर जी डैश ऑफ एक्स मतलब सब्जेक्ट टू कंस्टेंट, एक बार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक बार विथ रिस्पेक्ट टू वाई, एक बार विथ रिस्पेक्ट टू जेड। अब इस सेम चीज को मैं यहाँ पे कॉलम में लिख दूंगा, जी डैश ऑफ एक्स, जी डैश ऑफ वाई, जी डैश ऑफ जेड। अब ध्यान से देखते हैं ये क्या आएगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स वाई, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ वाई एक्स, एफ डबल डैश ऑफ वाई वाई, एफ डबल डैश ऑफ वाई जेड, एफ डबल डैश ऑफ जेड एक्स, एफ डबल डैश ऑफ जेड वाई, एफ डबल डैश ऑफ जेड जेड। तो दिस इज योर बेसिक डिटर्मिनेंट ऑफ थ्री वेरिएबल। क्लियर है? अगर मान लो चार वेरिएबल होता तो ये क्या होता, जी जी डैश ऑफ एक्स, जी जी डैश ऑफ वाई, जी जी डैश ऑफ जेड। मान लेते कोई डब्ल्यू होता तो जी डैश ऑफ डब्ल्यू। यहाँ पे क्या होता फिर, एफ डबल डैश ऑफ एक्स एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स वाई, एफ डबल डैश ऑफ एक्स जेड, एफ डबल डैश ऑफ एक्स डब्ल्यू, एंड सो ऑन। क्लियर है? यस सर। लेकिन चार वेरिएबल के लिए होल्ड नहीं करेगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे। जब चार वेरिएबल, वैसे तो मैक्सिमम एग्जामिनर आपसे तीन वेरिएबल के क्रॉसपोर्डिंग पूछेगा, तीन से ज्यादा अभी तक तो पूछा नहीं है कभी, बट तीन के आगे पूछेगा तो इसके लिए आप एक अलग मेथड पढ़ोगे, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन में कब कौन सा मेथड यूज होगा वो आपको पता बताया जाएगा। चलिए, अब जब ये मेरे पास आ गया तो इसका कंडीशन क्या है देखिएगा, कहता है इफ आपके पास जो एच टू बार है ये भी लेस देन जीरो आ जाए, एंड जो एच थ्री बार है ये भी लेस देन जीरो आ जाए, साइमल्टेनियसली हेसियन डिटर्मिनेंट्स ऑफ टू वेरिएबल एंड हेसियन डिटर्मिनेंट्स ऑफ थ्री वेरिएबल, ये दोनों अगर नेगेटिव आता है तो इस टाइम पे जो भी एक्स वाई जेड निकला है वो आपको मिनिमा पॉइंट है, उससे आपको मिनिमम वैल्यू निकलेगा। कहता है इफ एच टू बार ये आपका पॉजिटिव आए एंड एच थ्री बार ये आपका नेगेटिव आए, तो इस टाइम पे जो भी आपके पास एक्स वाई जेड आएगा उस पे आपका जो बेसिकली फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। इसके अलावा कोई भी पैटर्न बनता है तो इट मींस नीदर मैक्स नॉर मिनिमा। क्लियर है कंसेप्ट? यस सर। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर दोनों नेगेटिव तो मिनिमा, एच टू बार पॉजिटिव एच थ्री बार नेगेटिव तो मैक्सिमा, इसके अलावा कोई भी पैटर्न बने इट मींस कि नीदर मैक्स नॉर मिनिमा। सिमिलरली ऊपर में भी सेकंड ऑर्डर कंडीशन मतलब टू वेरिएबल में भी अगर मान लेते इसके अलावा कोई और पैटर्न बने, आ गया ये वाला, मान लेते इक्वल टू जीरो आ जाए, तो क्या बोलेंगे हम लोग, नीदर मैक्स नॉर मिनिमा। चलिए, अब जब मेरे पास ये आ चुका है तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं ये निकालूंगा इसको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो मेरे पास तो ये जीरो है, जी डैश ऑफ एक्स एंड जी डैश ऑफ वाई निकाले,
जब मैं जी डैश ऑफ एक्स यहाँ निकालूंगा तो 1 आएगा, जी डैश ऑफ वाई आपके पास 2 आएगा, और जी डैश ऑफ जेड आपके पास 2 आएगा, क्योंकि आप इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। तो 1 2 2, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 2। अच्छा, वाई तक ही जा रहे हैं, तो 1 2। एफ डबल डैश ऑफ एक्स एक्स निकालना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा। जब मैं यहां से इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा तो बताओ क्या आएगा, 0। जीरो। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 0। एफ डबल डैश ऑफ एक्स वाई, जब मैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, जेड। जेड। और जेड की वैल्यू आपने क्या निकाली है, 10। तो 10। तो यहाँ पुट करोगे 10। ठीक है। अब आते हैं एफ डबल डैश ऑफ वाई एक्स। एफ डबल डैश ऑफ वाई एक्स का बेसिकली मतलब क्या है, इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, जेड। और जेड की 10 वैल्यू भी क्या आ आ। रही है, 10। और नॉर्मली हम लोग सीधा भी लिख सकते हैं 10, क्योंकि यंग्स थ्योरम होल्ड करेगा ही करेगा। एफ डबल डैश ऑफ वाई वाई, अच्छा करेगा ही करेगा, ये सॉरी ये ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार ऐसे होंगे सिनेरियो जहाँ पे नहीं भी कर सकता है, बट नॉर्मली अभी तो करेगा। एफ डबल डैश ऑफ वाई वाई करेंगे तो मतलब विथ रिस्पेक्ट टू वाई करते तो ये आ जाएगा आपके पास 0। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 0। क्या आप आराम से जीरो। इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये क्या है 3 into 3 का है, कर सकते हैं। अब आते हैं 4 into 4 को, इसको सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, देखिएगा। सो इक्वल टू 0, ये मेरे को पता है जी डैश ऑफ एक्स क्या था, 1, ये 2, ये 2, 1, ये 2, ये 2। एफ डबल डैश ऑफ एक्स एक्स मेरे पास अभी 0 आया था, एफ डबल डैश ऑफ एक्स वाई ये 10 आया था। जेड के बारे में देखते हैं अभी, वाई एक्स 10 आया था, ये मेरे पास 0 आया था। अब देखते हैं एक्स जेड क्या आएगा। जब मैं एक्स जेड का बेसिकली मतलब ये है कि मैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू जेड करूंगा, विथ रिस्पेक्ट टू जब मैं जेड करूंगा तो मेरे पास ये वाई आएगा, और वाई की वैल्यू क्या आई है, 10 आई है। तो कहने का मतलब मैं यहाँ पे भी 10 लिखूंगा। जब मैं एफ डबल डैश ऑफ वाई जेड करता हूँ तो वाई जेड करने का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू जेड ये करेंगे, सॉरी डॉट ऊपर वाला ये करेंगे, वाई को विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो ये मेरे पास एक्स आएगा जिसकी वैल्यू क्या आएगी, 20। एक्स आई थिंक हमारा 20 था, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 20। अब आते हैं एफ डबल डैश ऑफ जेड एक्स। जब मैं जेड को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा तो मेरे पास वाई आएगा, वो वाई की वैल्यू क्या है, 10। 10। तो मैं यहाँ लिखूंगा 10। सिमिलरली जब मैं जेड को विथ रिस्पेक्ट टू वाई करूंगा तो आई थिंक ये 0 आएगा, देख ले एक बार। नहीं, एक्स है, एक्स की वैल्यू 20 है, सॉरी 20 आएगा, ये 20 आएगा, और ये 0 आएगा आपका, क्योंकि जेड उसमें नहीं था। अब ये आपके पास 4 into 4 का डिटर्मिनेंट है, और 4 into 4 डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं सभी को पता है। अच्छा, इसको करने के लिए क्या करेंगे, किसी भी रॉ या किसी भी कॉलम के आप कोई 3 एलिमेंट को 0 बना दो, कर सकते हैं ना। जैसे मान लो कि मैं ये कर रहा हूँ कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको और इसको 0 बना देता हूँ। कैसे बनाएंगे, तो मैंने कुछ इस तरीके से लिखा कि मैं रॉ 3 को चेंज कर रहा हूँ, कैसे, तो रॉ 3 -2 टाइम्स ऑफ रॉ 2। और मैं रॉ 4 को चेंज कर रहा हूँ, कैसे, तो रॉ 4 -2 टाइम्स ऑफ रॉ 2। तो मेरे पास जो ये डिटर्मिनेंट्स बनेगा वो क्या बनेगा, देखिएगा ध्यान से, 0 1 2 2, 0 1 2 2। सेकेंड रॉ सेम रहेगा, 1 0 10 10, 1 0 10 10। थर्ड रॉ देखते क्या बनेगा, तो कहने का मतलब क्या है, 2 माइनस में 2, तो ये आ जाएगा 0। यहां से 10 माइनस में 0, 10 ही आएगा। 0 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ 10 मतलब -20 आएगा। और 20 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ 10, ये 0 आ जाएगा। अब इसको देखते हैं, 2 - 2, यहाँ पे ये भी 0 आ जाएगा। यहां से 10 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ 0, तो ये 10 ही आएगा, और ये 0 आ जाएगा, और आई थिंक ये आपका 20 आ जाएगा। ये आ गया आपके पास क्या, तो जो H2 बार था उसको आप, सॉरी S3 बार को आपने पहले थोड़ा चेंज किया। अब चेंज करने के बाद आप सभी को पता है इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे,
सबसे पहले अगर मैं जीरो लेके चलता हूँ, ये पहला वाला जीरो, जब मैं पहला वाला जीरो लूंगा तो इसको और इसको छोड़ के बाकी तीन को लिखूंगा। लेकिन बाकी तीन को लिखने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि बाद में मल्टीप्लाई होकर जीरो ही जीरो बन ही है। जाएगा। फिर उसका अच्छा, ये प्लस में चल रहा है तो फिर आज क्या आएगा, माइनस। दूसरा वाला ये वन ले रहा हूँ, जब मैं इसको वन लूंगा तो इसको और इसको छोड़ के बाकी सारे आइटम लिखूंगा। क्या सब है, 1 2 2, 10 - 20 जीरो, 10 0 - 20। क्लियर है। इसके बाद आगे चले, आगे क्या चलेंगे, प्लस का जीरो, मतलब जीरो। ये तीसरा वाला। इसके बाद भी कुछ लिखने का कोई मतलब है नहीं है। हाँ सर। फिर अगेन माइनस का जीरो, ये भी कोई मतलब नहीं बनेगा। तो नॉर्मली मेरे को बस क्या करना है, इतना सॉल्व करना है। सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी, तो मैं H3 बार का जो वैल्यू आएगा और H2 बार का जो वैल्यू आएगा यहाँ से, इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा। अगर वो इनमें से किसी भी एक कंडीशन को होल्ड कर रहा है तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर होगा, अदरवाइज नीदर मैक्स नॉर मिनिमा। क्लियर है आप लोगों को। यस सर। एनीवन, किसी को डाउट यहाँ तक में, कोई है ऐसा जिसको कोई डाउट हो। चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि बेसिक कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन का कंसेप्ट क्या है, कैसे सेमेस्टर 3 में लैग्रेंज मल्टीप्लायर आपका इंट्रोड्यूस किया गया है, और कैसे उसको बेसिक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये सब आपने सिर्फ और सिर्फ बेसिक पढ़ा है। अब सेम इसी कंसेप्ट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड में पढ़ेंगे, कि जो भी मैंने आपको समझाया ना, और अभी जो भी मैंने बताया आपको इमेजिन करने के लिए, उन्हीं सब चीजों को थोड़ा और इमेजिन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, कि कैसे अलग अलग फंक्शन का डायग्राम बनेगा, और डायग्रामेटिकली देखेंगे कि कैसे वो चीज होल्ड कर रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास, जिसके अंदर में मैंने आप लोगों को एडवांस एनालिसिस का पहला यूनिट का पहला छोटा सा टॉपिक, कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन का लैग्रेंज मल्टीप्लायर आप लोगों को पढ़ाया है। नेक्स्ट क्लास हमारा जो भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए होगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है हर चीज अच्छे तरीके से, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप अगर क्लास करना चाह रहे हो, पढ़ना चाह रहे हो, तो शुरुआत से पढ़ो, सो डैट कि आपके पास अच्छा खासा टाइम मिले और आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सको। आपको कोई भी डाउट हो इस क्लास में तो आप मेरे से पूछ सकते हो। एनीवन, कोई डाउट है किसी को। कोई है जो कुछ पूछना हो। यस, एक हमारे पास डाउट आया है। यस सृष्टि, आपको ना जो बुकलेट है, बुकलेट की ना PDF फॉर्म में मिलेगी थ्रू व्हाट्सएप, उसको आपको प्रिंट आउट करवाना होगा। अच्छा, जो बच्चा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसको मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको मैं बुकलेट आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, जैसे ही ग्रुप बनेगा तो मैं शेयर कर लूंगा। तो जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उससे आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं बुकलेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो आप क्वेश्चन 1 से 9 तक कर सकते हो सॉल्व। सर आपने ग्रुप बना दिया? यस, बुक अपडेट हो चुका है। थोड़े क्या कहता है, जो लास्ट ईयर का आपका PYQ था 2024 का, वो क्वेश्चंस डालने बाकी है। तो मैं सोच रहा हूँ या तो मैं वो बुक में डालूंगा, या मैं अलग से उसका PYQ वाला वीडियो बना दूंगा। सर आपने मुझे ऐड नहीं किया, मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। अच्छा, नहीं, भी सॉरी सॉरी, ऐड। ग्रुप नहीं बनाया है मैंने। आई थिंक आप बुकलेट के बारे में पूछ रहे थे, ग्रुप नहीं बनाया है अभी तक। अब ओके ना ही ओके। ना ही मैंने ग्रुप बनाया है, और ना ही मैंने अभी तक किसी को एक्सेस दिया है। ओके ओके। ठीक है। फिर कोई डाउट हो आप लोग पूछ सकते हो। फिलहाल कि मैं वीडियो को पॉज करूँ, सो डैट की वीडियो की लेंथ बड़ी ना हो। तो रिकॉर्डिंग में पॉज कर रहा हूँ बेसिकली।